मेरी बहन ने एक बुगाटी कार को टक्कर मार दी। नुकसान का हर्जाना 130 मिलियन युआन तक पहुंच गया। कार का मालिक कोई ऐसा था जिससे आप जिंग सिटी में बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं ले सकते। वह कार जिंग सिटी की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर घराने की लड़की की थी, मिस पे। मैंने हिम्मत की और उनके पास किश्तों में पैसे देने की बात करने गया। क्या मैं ये हर्जाना किश्तों में दे सकता हूँ? वह सोफा पर पीछे होकर बैठ गई और पूरे 10 सेकंड तक मुझे घूरती रही। बाद में मैं उनका नकली बॉयफ्रेंड बन गया ताकि उन्हें बाकी लोगों से बचा सकूं। उन्होंने मेरा सारा कर्ज चुका दिया और मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने मेरा एडमिशन उस म्यूजिक डिपार्टमेंट में करवा दिया जिसका मैं हमेशा से सपना देखता था। मुझे बस एक ही काम करना था, उनसे प्यार करने का नाटक करना। पेई अनरन ने नेशनल वायलिन कंपटीशन में हिस्सा लिया। मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था। गोल्ड अवार्ड जीतने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने कोच के साथ खुशी नहीं मनाई, बल्कि वह भागकर बैकस्टेज गईं और उन्होंने एक सफेद शादी का जोड़ा पहन लिया। भीड़ को चीरते हुए वह सीधा मेरी बाहों में आ गई और पहले से तैयार की हुई अंगूठियां निकालकर मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पूरा हॉल हैरत से चिल्ला उठा। उन अंगूठियों की कीमत 410 मिलियन युआन थी। लेकिन उसी रात उनकी मां ने अपने बंदे भेजकर मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती यूके की फ्लाइट पर बिठा दिया। एयरपोर्ट पर शीशे के पीछे से मैंने दुहक के साथ उन्हें देखा। उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार से देखा और अपने आखिरी शब्द कहे, मेरे वापस आने का इंतजार करना। 5 साल बाद लंदन की सड़कों पर एक खूबसूरत और शानदार लड़की एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ी थी। स्क्रीन पर पिछले 5 सालों की मेरी सारी फोटोज चल रही थीं। एक आम लड़के से लेकर जो कर्ज में डूबा हुआ था, अपने म्यूजिक के टैलेंट के दम पर मैं दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर पहुंच गया था। स्केटबोर्ड पर जाती हुई एक लड़की वहां रुकी और उसने पूछा, मिस, क्या ये आपके आइडल हैं? वह लड़की अपनी जगह से हिली भी नहीं और ठंडी पर पक्की आवाज में बोली, मेरे पति। किसी और जगह पर मेरे असिस्टेंट। तांगच्यू ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, ब्रदर चेन, हमें एक और प्राइवेट परफॉर्मेंस का इनविटेशन मिला है। वह 200 पाउंड के बच्चे की तरह खुश हो रहा था। मैं हंसा और बोला, यह तो बस एक छोटा सा प्राइवेट शो है, क्या इसके लिए इतना खुश होने की जरूरत है? टांगच्यू ने धीरे से मेरे पास आकर कहा, अपनी आवाज धीमी करते हुए, इस बार बात अलग है। गेस करो वह कितने पैसे दे रहे हैं? आमतौर पर एक प्राइवेट शो के 5 लाख युआन मिलते हैं। उसे इस तरह बिहेव करते देख मैंने अंदाजा लगाया। 8 लाख? उसने जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, और बड़ा अंदाजा लगाओ। 8 लाख से भी ज्यादा? कौन पागल 10 लाख युआन देगा? टांगच्यू ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, यह तो उससे भी बहुत बहुत ज्यादा है। यह बात बिल्कुल नामुमकिन लग रही थी। तभी मैं थोड़ा होशियार हो गया। कहीं ये उन आसान और ज्यादा पैसे देने वाले कामों में से तो नहीं जो लोगों को धोखे से म्यांमार बुलाकर उनके शरीर के हिस्से निकाल लेते हैं। मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। तांगच्यू को मेरी बात पर हंसी आ गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर गारंटी दी, आप क्या सोच रहे हैं? ये शो अपने ही देश में है, बिल्कुल यहीं, जिंग सिटी में। मैंने सुना है कि कोई अमीर घराने की लड़की है जो अभी अभी यूके से वापस आई है। मुझे तुरंत थोड़ी हैरानी हुई। क्या तुम्हें पता है वह कौन है? कोई अंदाजा नहीं। उन्होंने इस बात को बहुत छुपा कर रखा है। मुझे बस इतना पता है कि उस लड़की का सरनेम पेई है। पेई? यह सरनेम सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग के किसी पुराने हिस्से को किसी ने छू लिया हो। हाँ, उन्होंने जिस गाने की रिक्वेस्ट की है उसका नाम है ओल्ड ड्रीम्स। ओल्ड ड्रीम्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये नाम पहले भी सुना है। ये बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मैंने परेशानी में अपनी आंखें सिकोड़ी। मुझे वह बात याद क्यों नहीं आ रही? ऐसा लगता है जैसे वो मेरे दिमाग में कहीं बंद हो गई है। जब मैं याद करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी टांगच्यू के मुंह से एक हैरान करने वाली रकम निकली, 5.2 मिलियन युआन, जिसका मतलब 520 होता है। ये तो साफ तौर पर एक आई लव यू कहने का तरीका है। इतना रोमांटिक होना। क्या वह आपको पसंद करती है? ब्रदर चैन, ऐसी कौन सी दीवानी लड़की है जो चुपके से हमारे बॉस जांग से एक तरफा प्यार करती है? मैं होश में आया और मैंने उसे घूर कर देखा और आराम से कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। उस प्राइवेट शो की जगह जिंग सिटी के सबसे अमीर इलाके मोलन मैंशन में थी। उन्होंने हमें लेने के लिए एक रोल्स रॉयस फैंटम कार भी भेजी थी। तांगच्यू तो इतना हैरान हुआ कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाप रे, क्या अमीर घराने की लड़कियां ऐसी होती हैं? ये तो सच में बहुत कमाल है। अगर इस दुनिया में मेरे जैसा एक और अमीर होता तो क्या बिगड़ जाता? क्या बिगड़ जाता? मैं हंसा और बोला, इस महीने मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मैंने यह बात कही, उसने तुरंत मेरी तारीफ करते हुए कहा, बॉस जियांग आप कितने अच्छे हैं। रोल्स रॉयस फैंटम कार बहुत ही आराम से चल रही थी और वह सीधा मोलन मैंशन के अंदर चली गई और एक बहुत ही बड़े घर के सामने रुकी। वह घर इतना बड़ा था कि उसका अंत भी नहीं दिख रहा था और वह बहुत ही शानदार था। वहां की सजावट इतनी महंगी थी कि उसके हर एक कोने से अमीरी झलक रही थी। उसे देखकर मैं भी अपने दिल में हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ये आखिर किस अमीर घराने की लड़की है जो इतनी ज्यादा अमीर है? वहां के मैनेजर और नौकर हम इज्जत के साथ मैनर के गेट पर इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर जांग प्लीज। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मैनर के अंदर जाते हुए
बटलर मुझे ड्रेसिंग रूम की तरफ ले गया। एक नौकर ने मुझे कपड़े दिए। मैंने ऊपर देखा, ये सच में एक हानतांग स्टाइल के कपड़े थे। कृपया पहले आप अपने कपड़े बदल लीजिए, जल्दी ही कोई आपका हेयर स्टाइल बनाने आएगा। ठीक है, शुक्रिया, मैंने प्यार से जवाब दिया। मैंने जल्दी से परफॉर्मेंस वाले कपड़े पहन लिए। साइज इतना परफेक्ट था कि यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कपड़े मेरे लिए ही सिले गए हैं। कपड़े बदलने के बाद स्टाइलिस्ट ने मेरे बाल बनाने शुरू कर दिए। लगभग 20 मिनट्स बाद सब कुछ तैयार था। बटलर मुझे परफॉर्मेंस स्टेज की तरफ ले गया। मैंने नीचे देखा, वहां एक खूबसूरत फिगर वाली औरत बैठी थी, लेकिन लाइट बहुत कम थी। मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी नजर मुझ पर ही टिकी हुई थी और वह लगातार मुझे ही देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचता, उस औरत ने हाथ उठाकर शुरू करने का इशारा किया। मुझे अपने दिमाग से सारे फालतू ख्याल निकालने पड़े और पूरे दिल से अपनी परफॉर्मेंस में खो जाना पड़ा। परफॉर्मेंस खत्म हुई। मैंने नीचे बैठे लोगों के आगे सिर झुकाया। जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरा, एक नौकर ने मेरा रास्ता रोक लिया। मिस्टर जांग, हमारी बड़ी मालकिन ने आपको डिनर पर बुलाया है। यह सुनकर मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। लाइट अभी भी कम थी। मुझे अभी भी उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। स्टेज की लाइट्स के सामने मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। आखिरकार उसका चेहरा मुझे साफ साफ दिखने लगा। एक छोटा और चमकता हुआ चेहरा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका लंबा ड्रेस सेक्सी और बेपरवाह सा था। उसका वह आकर्षण सीधा मेरे दिल पर असर कर रहा था। वह मुझे घूर रही थी। उसके लाल होंठ एक चालाक मुस्कुराहट में बदले। आचैन, बहुत समय बाद मिले। उसकी आवाज बहुत ही प्यारी और जादुई थी। एक पल में वह आवाज मेरे कानों के पार निकल गई। अगले ही पल मैंने अपने सीने को जोर से पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल को दबा रहा हो। इतना दर्द हो रहा था कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मुझे इस हाल में देखकर वह घबराकर खड़ी हो गई। उसने अपनी बाहें खोली और मेरे गले लग गई। मेरे मुंह से एक धीमी सी आह निकली। मेरा पूरा शरीर जम गया। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। आचैन। उसकी आवाज पानी की तरह नर्म थी। अब जब तुम वापस आ गए हो तो मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं अपने इतने पास इस चेहरे को नीचे देखता हूँ। यह एक ऐसा चेहरा था जिसने मुझे उलझन में डाल दिया। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। मैंने उसे दूर धकेलने की कोशिश की। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ ऊपर देखा, लेकिन तब उसने मेरी खाली रिंग फिंगर को देखा तो उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। मैंने बिना सोचे समझे अपने माथे पर बल लाया। मैंने उलझन में पूछा, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? एक पल में उसके होंठों की मुस्कुराहट जम गई। वह हैरानी से मुझे घूरने लगी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने बिना यकीन के पूछा, जांग चेन, क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो? मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में कुछ रुका हुआ है। मैंने अपना सिर हिलाया। तुम्हें देखकर बहुत अपनापन लगता है, लेकिन मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन वहां का माहौल अचानक एकदम ठंडा हो गया। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया हो। मैंने उलझन में अपनी नजर घुमाई। अब मेरी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस अजीब सी उलझन से बचने के लिए मैंने जल्दी से उसे दूर किया। मिस पेई, क्या आपको कुछ और चाहिए? अगर नहीं तो मैं पहले अपने कपड़े बदल लेता हूँ। वह एक पल के लिए हिचकिचाई और उसने ठंडे ढंग से कहा, मैं मुड़ा और चला गया। पीछे से उसकी नजर अभी भी मुझ पर टिकी हुई थी। मैं उसकी नाराजगी को साफ महसूस कर सकता था। मेरे कदम थोड़े रुके। मैंने धीरे से सॉरी बोला और उलझन में वहां से चला गया। मैं ड्रेसिंग रूम में गया ताकि अपने कपड़े वापस पहन सकूं। मेरे दिल की धड़कन काफी देर तक शांत नहीं हो रही थी। तांगशु खुशी से मेरे आसपास घूमने लगा। बॉस जियांग, क्या आप उस बड़ी मालकिन पेई को जानते हैं? मेरे हाथ रुक गए। शीशे में अपने उलझन से भरे चेहरे को देखते हुए मैंने कपड़े बदलने के बाद ही जवाब दिया, शायद। टांग चो की आंखें अचानक चमक उठीं। बाप रे, वह सच में बहुत खूबसूरत है, एकदम परी जैसी। वह चेहरा, वह फिगर। वह मेरे कान के पास आया और धीरे से बोला, साफ पता चलता है कि वह कितनी हॉट है। बॉस जियांग, आपको तो उन्हें अपना बनाना ही पड़ेगा। मैंने अपने माथे पर बल लाया और अपने दिल के अजीब एहसास को दबाने की कोशिश की। उसे डांटते हुए कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम किसी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैंने बहुत से लोगों को देखा है। मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ। हे बॉस जंग, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? इतनी जल्दी शर्मा गए? आगे चलकर आप डेट कैसे करोगे? मैंने थोड़ा मजबूर होकर अपना सिर हिलाया। सिर हिलाते हुए, मेरा अभी डेट करने का कोई इरादा नहीं है। कोई चाय लेकर आया। मिस्टर टैंग, मिस्टर जियांग, आपने बहुत मेहनत की है। कृपया थोड़ी चाय पीजिए। मैंने हल्के से मुस्कुराया, चाय का कप लिया और एक घूंट पिया। अगले ही पल नौकर फिर से बोला, बड़ी मिस पेई थोड़ी देर में आप दोनों को वापस छोड़ने के लिए गाड़ी भेजेंगी। मैंने तुरंत मना कर दिया। मिस पेई को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर वाले मुझे लेने आ रहे हैं। जैसे ही मेरे मुंह से यह बात निकली, क्योंकि मिस्टर जियांग के घर वाले उन्हें लेने आ रहे हैं, तो हम गाड़ी नहीं भेजेंगे। कमरे में अचानक एक साफ और ठंडी लड़की की आवाज गूंजी। मैं आवाज की तरफ देखने के लिए घूमा। हैरत की बात थी कि पेई यानरन अंदर आई। मिस्टर जियांग के घर वाले कब तक आ रहे हैं? चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ।
मैं होश में आया और जल्दी से अपने फोन को देखने लगा। तभी मेरी माँ ने एक मैसेज भेजा। चैन, माँ मलन मैंशन के बाहर हैं। मेरे घर वाले आ गए हैं। मैंने उनकी तरफ देखा। तमीज से बात करते हुए उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तो चलिए चलते हैं। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ मिस्टर जियांग। मैं पहले मना करना चाहता था, लेकिन उन्हें इस तरह देखकर मुझे हाँ में सिर हिलाना पड़ा। फिर तो आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी मिस पेई। जैसे ही हम मलन मैंशन से बाहर निकले, एक सिंपल सी मेबच गाड़ी पर मेरी नजर पड़ी। मेरी माँ, सॉन्ग होइलिन, गाड़ी के पास खड़ी थी। मुझे देखकर उन्होंने आवाज दी, चैन। मैं जल्दी से वहां गया। माँ ने मुझे फूलों का एक ताजा गुलदस्ता भी दिया, जिसे मैंने खुशी खुशी ले लिया। शुक्रिया माँ। नमस्ते आंटी सॉन्ग। ओह छोटे टैंग। मेरी माँ की नजर अचानक पेई यानरन से मिली। उनकी प्यारी मुस्कान तुरंत रुक गई। ये मिस पेई है ना? नमस्ते मिस पेई। पेई यानरन की साफ और नम आंखें अचानक लाल हो गईं। उन्होंने अपने जज्बात को काबू किया और मेरी माँ को नमस्ते करने के लिए हल्के से सिर हिलाया। उनकी ठंडी आवाज आई, मुझे अभी कुछ काम है, मुझे माफ कीजिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, वह पहले ही घूमकर वहां से चली गईं। जैसे ही उन्होंने अपनी पीठ घुमाई, उनके आंसू चुपके से बह निकले। मलन मैंशन के बेडरूम में पेई यानरन अकेले सोफा पर सहारा लेकर बैठी थीं। वह बस वहां खामोशी से बैठी रहीं, जब तक कि सुबह की पहली किरण पर्दों से होकर अंदर नहीं आई, जो उनके उन बालों पर चमक रही थी जो पूरी तरह सफेद हो चुके थे। बहुत ज्यादा दुख और गुस्सा आपस में मिल गए थे। पेई यानरन के बाल सच में एक ही रात में सफेद हो गए थे। अचानक फोन की घंटी ने उस खामोशी को तोड़ दिया। उनकी पलकें हल्के से कांपी और काफी देर बाद उन्होंने फोन उठाया। फोन पर जी चिंगवान की आवाज आई। यानरन। उनकी आवाज में निराशा थी। क्या हुआ? क्या तुम दोनों अभी बहुत समय बाद नहीं मिले? तुम्हारी आवाज इतनी दुखी क्यों लग रही है? लड़की ने हल्के से आह भरी। जांग चेन अपनी याददाश्त खो चुका है। जी चिंगवान हैरान हो गई। क्या क्या तुम्हें यकीन है? तीसरी रात को मैं एक चैरिटी शो के स्टेज के बीच में खड़ा था और बांसुरी बजा रहा था। जैसे ही आखिरी धुन खत्म हुई, लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। मैं स्टेज के पीछे चला गया। तभी मेरी आंखों के सामने एक प्यारी और शांत लड़की आई। चू जिंग्युन अपने हाथों में फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता लिए खड़ी थी। चेन, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बधाई हो। शुक्रिया। मैंने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता ले लिया, लेकिन ठीक इसी पल एक ठंडी और गुस्से वाली नजर मुझ पर पड़ी। जब मैंने देखा तो वहां हैरत की बात है कि पेई यानरन खड़ी थी। उनके पूरे शरीर से एक खतरनाक गुस्सा महसूस हो रहा था, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। उन्होंने 2 शब्द बोले, मिस्टर जियांग, मिस पेई। मैंने जल्दी से उन्हें नमस्ते करने के लिए सिर हिलाया। उनकी नजर मुझ पर लेजर की तरह पड़ी और फिर चू जिंग्युन के चेहरे पर रुक गई। ये तुम्हारी क्या लगती है? मैं थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन फिर भी बताया, ये मेरी दोस्त है। यह सुनकर वह हल्के से हंसी और उनके होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। वह मुस्कान थोड़ी ताने मारने वाली थी। इसके तुरंत बाद उनकी नजर चू जिंग्युन पर गई और उस ताजे फूलों के गुलदस्ते पर जो मुझे अभी मिला था। उन्होंने बहुत गुस्से में कहा, यह शायद गर्लफ्रेंड है। मैंने तुरंत सफाई दी, सिर्फ एक दोस्त है। पेई यानरन ठंडी और अजीब हंसी हंसी और फिर उन्होंने अपनी नजर चू जिंग्युन की तरफ घुमाई। तो ये सिर्फ एक दोस्त है। ये फूल सच में बहुत सुंदर है। क्या तुम मुझे देखने दोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने गुलदस्ता उन्हें दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छोड़ा, किसको पता था कि वह भी उसे छोड़ देंगी। वह सुंदर और खूबसूरत गुलदस्ता एक आवाज के साथ जमीन पर गिर गया और गिरने की आवाज आई। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। उस औरत ने अपने मुंह से माफी मांगी, लेकिन उसके पैर ने अचानक पेडल पर पैर रखने का नाटक किया। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मेरे दिमाग में 10,000 सवाल खड़े हो गए। उस पर पैर रखने के बाद वह बुके उठाने के लिए नीचे झुकी और उसे सीधा हमारे पास वाले कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उसका यह सब करना इतना आसान और साफ था जैसे बहता हुआ पानी, बिना किसी हिचकिचाहट के। वह फिर से मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। उसके चेहरे पर अभी भी माफी मांगने वाला भाव था। मुझे सच में बहुत अफसोस है मिस्टर जियांग, लेकिन मैंने यह सच में जानबूझकर नहीं किया। यह कहकर उसने एक और बात कही, मैं इसके बदले आपको बाद में एक नया बुके खरीद कर दे दूंगी। मैं बिल्कुल चुप रह गया। तुम इसे कहती हो कि यह जानबूझकर नहीं किया? उसके सिर्फ मुंह को छोड़कर उसके सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर से साफ दिख रहा था कि उसने यह जानबूझकर किया है। और अपनी पूरी जिंदगी में झगड़े करने के बाद भी मैंने कभी किसी से इतनी घमंड भरी बात नहीं कही थी। मिस्टर जियांग, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसने मासूम आंखों से पूछा। क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं? मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे हंसी आ गई। मैं बस धीरे से बोल पाया, नहीं। मैंने चू जिंग्युन से माफी मांगने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला, पेई यानरन ने बीच में ही ठंडे ढंग से टोक दिया, यह तो बस फूलों का एक बुके है। मुझे लगता है कि मिस चू इतने छोटे दिल की नहीं है। सही कहा ना? उसने एक झूठी मुस्कान के साथ चू जिंग्युन की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ चिढ़ाने वाली बात थी। चू जिंग्युन का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस एक बुके है, यह जरूरी नहीं है।
अगली बार मैं ओचन को इससे भी सुंदर बुके दूंगी। पेई यनरन ने एक और ताना मारा। ओह, जो चीजें जरूरी नहीं होती वह आइडल्स को दी जाती हैं और जरूरी चीजों को छिपाकर रखा जाता है। सू जिंगयुन का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। जैसे ही वह कुछ समझाने वाली थी, तंक्यू घबराते हुए भागकर आया। बॉस जियांग, जल्दी कीजिए और कपड़े बदल लीजिए, गाला शुरू होने वाला है। तंक्यू मुझे खींच कर ले गया, लेकिन मैंने अचानक पीछे मुड़कर पेई अनरन की तरफ देखा। वह भी हमारे पीछे आने और वहां से निकलने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जाने से पहले उसने शू जिंगयुन की तरफ बहुत ही चिढ़ाने वाली नजर से देखा। शू जिंगयुन की आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगा। उसने अपने लाल होठों को जोर से दबा लिया। चैरिटी गाला खत्म हो गया। मैं गाड़ी में बैठ गया। मेरी उंगलियों में अभी भी उस बांसुरी को छूने का एहसास बाकी था, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार उस कुचले हुए बुके की तस्वीर घूम रही थी। मैंने चिढ़ते हुए अपनी टाई ढीली की। आगे की सीट पर बैठा तांक्यू पूरे रास्ते चोरी चोरी मुझे ही देख रहा था। मैंने अपनी नाक को थोड़ा दबाया। अगर कुछ कहना है तो कह दो। वह मुस्कुराया और मेरे पास आकर बोला, बॉस जियांग, आज तो मेरी आंखें खुल गईं। एल्डेस्ट मिस पे की एक्टिंग सच में सबसे बेस्ट है। उन्होंने उन फूलों पर ऐसे पैर रखा जैसे वह किसी रनवे पर चल रही हो। बैकस्टेज के दरवाजे पर कितने सारे लोग थे, लेकिन किसी की एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा। तुम तो उनकी काफी तारीफ कर रहे हो। मैं तारीफ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बस बात यह है बॉस जियांग, मुझे लगता है कि मिस पेई आपको बहुत ही अलग तरीके से देखती हैं। जब से मैं पेई यानरन से मिला हूँ, मुझे हमेशा एक जाना पहचाना एहसास होता है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दिमाग में इस औरत की कोई याद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि वह मुझे इतने अच्छे से समझती है। जब मैं और टांक्यू अपार्टमेंट वापस आए तो काफी रात हो चुकी थी। मैंने अपना सूट जैकेट उतारा और उसे सोफा पर फेंक दिया। जैसे ही मैं नहाने जाने वाला था, टांक्यू का फोन अचानक लगातार वाइब्रेट होने लगा। उसने फोन उठाया। उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। फोन रखने के बाद ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी जान निकल गई हो। बॉस जियांग, हम तो... मेरा दिल जोर से धड़क उठा। साल के दूसरे हिस्से के हमारे सारे कमर्शियल परफॉर्मेंस के इनविटेशंस, वह सब कैंसिल हो गए हैं। मैं हैरान रह गया। सारे के सारे? वॉचिंग ग्रैंड थिएटर का साल के आखिरी वाला परफॉर्मेंस भी, शांघाई सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ डबल फ्लूट वाला परफॉर्मेंस भी, शंजन इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल भी और मकाऊ का काउंटडाउन फेस्टिवल भी। तंक्यू ने एक एक करके बताया। एक एक करके सब कैंसिल हो गए हैं। मेरी सांस अटक गई। ये सारे इनविटेशंस मेरी 5 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा थे। यूरोप के छोटे छोटे पब्स से लेकर रॉयल एल्बर्ट हॉल तक बांसुरी बजाने तक का सफर। लोग मुझे वह चाइनीज बच्चा कहते थे। वहां से लेकर बड़े बड़े म्यूजिक क्रिटिक्स का मेरे बारे में लिखने तक, मेरा हर एक परफॉर्मेंस मेरी जान था। वजह क्या है? मैंने अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश की। सामने वालों ने कहा कि स्केड्यूल में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तंक्यू रोने जैसा हो गया। वह नुकसान के बदले दुगना पैसा देने को तैयार हैं। मैंने एक ही दिन और एक ही समय पर एक ठंडी हंसी हंसी। पूरे स्केड्यूल को कैंसिल कर दिया गया है। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। टैंगशू ने मेरी तरफ ध्यान से देखा। बॉस जियांग, क्या यह चू जिंगयुन हो सकती है? उसके पास इतनी ताकत नहीं है, चाहे सू जिंगयुन कितनी भी काबिल क्यों न हो, उसके पास इतनी पहुंच नहीं है कि एक ही रात में इतने बड़े बड़े शोज को रोक सके। ऐसा करने के लिए मेरा सिर घूमने लगा। वह सुंदर सा छोटा चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। अगले दिन सुबह के 8 बजे अपार्टमेंट की डोरबेल बजी। तांगची ध्यान से दरवाजा खोलने के लिए भागा, फिर पीछे मुड़ा। बॉस जियांग, बाहर। बाहर कोई है? कौन? उसने अपना नाम जी चिंगवान बताया। उसने कहा कि वह बड़ी मिस पेई की सबसे अच्छी दोस्त है। जी चिंगवान, ये जाना पहचाना और अनजान सा एहसास क्यों हो रहा है? बहुत परेशानी है। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर चला गया। लिविंग रूम के सोफा पर एक औरत बेज कलर का कोट पहने बैठी थी। मुझे बाहर आते देख वह खड़ी हुई और तमीज से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिस्टर जियांग, हेलो। मैंने उससे हाथ मिलाया, तमीज से लेकिन थोड़ा दूर रहकर। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ मिस जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वह सीधी बात पर आई। मैं आई हूँ सिर्फ यान रान की तरफ से आपसे एक सवाल पूछने। क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं है? मैं खामोश रहा। जी चिंगवान ने सीधा मेरी आंखों में देखा। जंगचन। मैं खामोश रहा। जी चिंगवान ने सीधा मेरी आंखों में देखा। जंगचन, 5 साल पहले आपने खुद मुझसे एक बात कही थी, क्या आपको अभी भी याद है? मैंने अपना सिर हिलाया। वह हल्का सा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें बहुत थकान थी। उस वक्त आपने मुझसे कहा था, दीदी चिंगवन, अगर यादरिन को उसकी माँ ले जाए तो प्लीज उन्हें रोकने में मेरी मदद करना। इस जिंदगी में मैं सिर्फ उससे ही शादी करूंगा। यह बात एक चाबी की तरह थी जो मेरे दिमाग के अंदर तक चुभ गई, लेकिन ताले अभी भी नहीं खुले। मैंने अपने सिर को जोर से दबाया। ठंडा पसीना आने लगा। मुझे माफ करना, मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा। चिंगहुआन ने अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट फाइल निकाली। मिस्टर जियांग, यह आपके सारे कमर्शियल शोज का एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है,
जिसे पे कॉरपोरेशन के एंटरटेनमेंट डिवीजन ने पार्टनर्स के साथ साइन किया है। आज से लेकर अगले 3 साल तक आपका पूरा शेड्यूल हमारी पे कॉरपोरेशन के पास रहेगा। अगले 3 साल तक, यानी कि देश के अंदर मेरे सारे बड़े कमर्शियल शोज, उन्हें अकेले पे यानरन ने अपने हाथ में ले लिया है। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए पूछा, वह क्या करने की कोशिश कर रही है? वह क्या करने की कोशिश कर रही है? मिस्टर जियांग, आपको यह सवाल खुद उससे जाकर पूछना चाहिए। मिस जी, काम करने की एक हद होती है। उसने एक ठंडी हंसी हंसी। मिस्टर जियांग के इस्तारीदार। मिस्टर जियांग, क्या आप यानरान के साथ हद की बात कर रहे हैं? मिस पे और मेरा सिर्फ एक आम काम का रिश्ता है। जियांग चेन, तुम उसे भूल सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं भूल सकते कि 5 साल पहले वह कैसी थी। उसे जबरदस्ती उस फ्लाइट में कैसे भेजा गया था। अच्छी नीयत? तुम्हारा क्या मतलब है? जी चिंगवान ने मेरे सवाल को इग्नोर कर दिया। उसने बस अपने बैग में हाथ डाला और एक पीली पड़ चुकी फोटो निकाली। उसे टेबल पर रखते हुए कहा, देखो। मैं आगे बढ़ा और मैंने फोटो उठा ली। फोटो देखने में बहुत पुरानी लग रही थी। उसके कोने मुड़े हुए थे। उसमें 2 लोग थे। एक पे यानरन थी जिसने शादी का जोड़ा पहना था, और दूसरा मैं था जिसने सूट पहना था। हम दोनों की आंखों में एक सच्चा प्यार दिख रहा था। फोटो पकड़ने वाला मेरा हाथ जोर से कांपने लगा। मेरा सिर जोर जोर से दुखने लगा। ऐसा लगा जैसे कुछ बाहर आने वाला है। एक लड़की स्टेज पर खड़ी है जिसके हाथ में वायलिन है। फिर वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ भागती है और मेरे गले लग जाती है। लाल आंखों के साथ कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इसके तुरंत बाद वह तस्वीर टूट गई। मैं लड़खड़ाया और गिरने से बचने के लिए मैंने टेबल को पकड़ लिया। मिस्टर जांग। जी चिंगवान घबरा गई और मुझे संभालने के लिए आगे बढ़ी। मैं ठीक हूं। तुम्हें कुछ याद आया ना? मैंने अपना सिर हिलाया। बस कुछ धुंधली तस्वीरें हैं। जी चिंगवान के देखने का तरीका बदल गया। पहले के गुस्से से अब वह थोड़ी परेशान लग रही थी। वह कुछ सेकंड्स के लिए रुकी और आखिर में बोली, जांग चेन, 5 साल पहले तुम्हारा और यानरन का ब्रेकअप हुआ था। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि उसकी माँ राजी थी या नहीं। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई कि तुम हो। तुम्हारे पिता की जांग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पे फैमिली की वजह से लगभग बर्बाद होने वाली थी। मेरी आंखें हैरत से फट गईं। यानरन ने तुम्हारे पिता की कंपनी को बचाने के लिए अपनी माँ के साथ एक डील की थी। वह मैडम पेई के साथ यूके में पढ़ने के लिए राजी हो गई ताकि जांग फार्मास्यूटिकल्स को फिर से जिंदा किया जा सके। मेरे शरीर का खून तुरंत ठंडा पड़ गया। जी चिंगवान ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। मिस्टर जांग, जब भी आपके करियर में किसी ने आपकी मदद की, हर बार जब तुम्हारा प्रमोशन किस्मत से अचानक हो जाता था, वह यानरन ही थी जो पीछे से तुम्हारी मदद कर रही थी। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। बस मेरे दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। मेरी उंगलियां बंद कर मुट्ठी बन गईं। पिछले 5 साल से मैं उन अचानक आने वाले इनविटेशन से लड़ता रहा, या फिर इसलिए क्योंकि भगवान सब देख रहा था। पर सच तो यह था कि एक ऐसी जगह पर कोई था जिसे मैं देख नहीं सकता था, जो मेरे लिए फूलों का रास्ता बना रहा था। और फिर भी 5 साल बाद जब वह वापस आई तो मैंने देखा, उसके चेहरे को देखा और पूछा, क्या हम पहले एक दूसरे को जानते थे? जी चिंगवान ने एक ठंडी सांस ली। मुझे तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए था। मेरी आवाज बैठ गई थी। मेरी लाल आंखें उसे देख रही थीं। तो फिर तुमने मुझे क्यों बताया? उसने बस खिड़की की तरफ इशारा किया। क्योंकि वह पूरी रात जागती रही और उसके आधे से ज्यादा बाल सफेद हो गए। मैंने अचानक ऊपर देखा। जांग चेन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को नहीं देखा जो किसी और के लिए एक ही रात में अपने बाल सफेद कर ले। खिड़की के बाहर अब उजाला हो चुका था, लेकिन यानरान ने यह किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में डूब रहा हूँ। जी चिंगवान के जाने के बाद टांगशु कॉफी लेकर अंदर आया। मुझे सोफा पर बिना हिले डुले बैठे देखकर उसने ध्यान से कॉफी का कप टेबल पर रख दिया। बॉस जांग, मैंने ऊपर नहीं देखा। बॉस जांग, क्या आप ठीक हैं? मैं लगातार उस फोटो को घूरता रहा। मेरी उंगलियां धीरे से फोटो में लड़की के चेहरे को छू रही थीं। बहुत देर बाद आखिरकार मैंने धीमी आवाज में कहा, टांगशु, मेरी एक चीज पता लगाने में मदद करो। बॉस जांग, बस आप बोलिए। मैंने फोटो को पलट दिया। पीछे सुंदर लिखावट में एक लाइन लिखी थी, आ चैन, मेरी पहली शादी, मैं सिर्फ तुमसे शादी कर रही हूँ। वक्त 5 साल पहले 8 जून का था। मैंने फोटो को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। पता लगाओ कि क्या 5 साल पहले 8 जून को जिंग सिटी के वेस्टर्न सबर्ब्स में सेंट जॉन्स चर्च में कोई ऐसी शादी हुई थी जो पूरी नहीं हो पाई थी। टांगशु ने मुझे हैरानी से देखा। बॉस जियांग, 5 साल पहले? मैंने ऊपर देखा। मेरी आंखें गुस्से और दुख से लाल हो रही थीं। जाओ और पता करो। टांगशु के जाने के बाद मैं पूरी रात सोफा पर बैठा रहा। मैंने उस फोटो को पलट पलट कर 100 से भी ज्यादा बार देखा होगा। फोटो में लड़की बिना किसी फिक्र के खुलकर मुस्कुरा रही थी, और उस फोटो में मेरी आंखें बिल्कुल साफ थीं, जैसे कोई नया मौसम शुरू हुआ हो। मुझे नहीं पता कि मैंने उस इंसान को कैसे खो दिया, और न ही मुझे ये पता है कि मैंने उसके साथ क्या किया था। सुबह के 6 बजे टांगशु जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर आया। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। उसने सीधा दूसरी चाबी का इस्तेमाल किया। जब वह अंदर आया तो उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। बॉस जियांग। उसने डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर टेबल पर जोर से रखा। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मुझे मिल गया बॉस जियांग।
आपको अपने दिल को संभालना होगा। मैंने उन पेपर्स को पकड़ लिया। सबसे ऊपर एक कॉपी थी, जिंग सिटी के वेस्टर्न सबर्ब्स के सेंट जॉन्स चर्च के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की। 5 साल पहले 8 जून को दोपहर के 3 बजे दुल्हन और दूल्हा जांग चेन और पेई यानरन गवाह के सेक्शन में 2 नाम लिखे थे। एक नाम जी छिंगवान का था और दूसरा मेरे पिता जांग जीवान का था। मेरी उंगलियां जोर से कांपने लगीं। बॉस जांग, एक और चीज है। तांगशू ने एक और पेपर निकाला। ये उस दिन के खर्चे का हिसाब है। हर एक चीज पर आपके पिता के खुद के साइन थे। मैं हैरानी में वापस सोफा पे गिर गया। तो इसका मतलब वह शादी न सिर्फ सच में हुई थी, बल्कि उसे अकेले मेरे पिता ने ही अरेंज किया था। तो पिछले 5 साल से मेरा पूरा परिवार मिलकर सिर्फ मुझे धोखा दे रहा था। बॉस जियांग। तांगशू की आवाज बहुत धीमी थी। बॉस जियांग। तांगशू की आवाज बहुत धीमी थी। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा। एक और बात है, उसने थूक निगलते हुए कहा। रात को मैंने सेंट जॉन्स चर्च के पुराने सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढा और उसके साथ बैठा। उसने बताया कि उस दिन शादी अभी आधी ही हुई थी कि एक हादसा हो गया। कैसा हादसा? जब दुल्हन रिंग बदल रही थी तब आप सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। दुल्हन तुरंत वहीं बेहोश हो गई थी। और मेरा क्या हुआ? आप भी बेहोश हो गए थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जैसे ही हादसा हुआ, दुल्हन ने आपको बचाने के लिए जोर से पकड़ लिया था। आपको बस हल्की खरोंचें आई थीं। टैंगशू थोड़ा रुका। उसके बाद कुछ और बातें भी हुईं। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। मेरी आंख के कोने से एक गर्म आंसू बह निकला। अब मुझ में आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी। मेरे दिमाग में बस उस लड़की की बातें गूंज रही थीं। जांग चेन, क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो? मैं पेई कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। मेरे हाथ में एक गर्म अमेरिकानो कॉफी का कप था। यह वही जानकारी थी जो मैंने टांगशू से पता लगवाई थी। पेई यानरन हर रोज दोपहर के 3 बजे नीचे आती थी, सड़क के उस पार वाले कैफे में अमेरिकानो खरीदने के लिए, बिना चीनी और बिना दूध के। इतनी कड़वी कि पीने वाले का मुंह बन जाए। जी छिंगवान ने एक बार कहा था। उसे यह आदत यूके में रहने के दौरान पड़ी थी और 5 साल से उसने इसे नहीं बदला था। पूरे 5 साल की एक आदत। और मुझे तो यह भी याद नहीं था कि उसे क्या पीना पसंद है। ठीक 3 बजे घूमने वाला दरवाजा खुला। वह बाहर आई। उसने अपना फोन पकड़ा हुआ था और वह ध्यान से उसमें कुछ देख रही थी। वह मेरे बिल्कुल पास से गुजर गई। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा जब तक मैंने उसे आवाज नहीं दी, पेई यानरन। वह रुक गई। उसने अपना सिर घुमाया और 2 साफ शब्द बोले, जो बिल्कुल सीधे थे। क्या बात है? जो बातें मैंने सोच रखी थीं वह अचानक मेरे गले में ही अटक गईं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। किस बारे में बात करनी है? मेरे पास 15 मिनट हैं। मैं थोड़ा हैरान रह गया और मैंने आराम से कॉफी उसकी तरफ बढ़ाई। मैंने सुना था कि तुम्हें अमेरिकानो पीना पसंद है। मैं बस वहां से गुजर रहा था तो मैंने एक खरीद ली। उसने कॉफी की तरफ देखा पर उसे लिया नहीं। जांग चेन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं तो बस माफी मांगना चाहता हूँ। उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। उसका बोलने का तरीका बिल्कुल शांत था, जैसे कोई रिपोर्ट पढ़ रही हो। तुम पहले ही माफी मांग चुके हो। जी चिंगवान ने मुझे पहले ही बता दिया था। तुमने सॉरी कहा और मैंने उसे मान लिया। क्या इतना काफी है? मैंने कॉफी के कप को जोर से पकड़ा और वहीं खड़ा रह गया। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं कितना अजीब लग रहा हूँ। हाँ, मैं पहले ही माफी मांग चुका था। लेकिन फिर उसके बाद क्या? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। उस वक्त मुझे सच में कुछ याद नहीं था। तुम्हारे बारे में, शादी के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो बस, मुझे पता है जी छिंगवान ने मुझे सब बता दिया है। याददाश्त चली जाना, कुछ बातें भूल जाना, दिमागी सदमा। डॉक्टर के पास इसका जवाब है। देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक लगता है। तो क्या तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी इस याददाश्त खोने की वजह से मैं ऐसा दिखावा करूं जैसे पिछले 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं? मेरा वह मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं बस अपने जज्बात को रोककर उसे देखता रहा। उस लड़की ने एक गहरी सांस ली। जांग चेन, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। किसी से नफरत करने में बहुत थकान होती है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। मुझे बस समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं। इसलिए तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारा एक दूसरे पर कोई हक नहीं है। यह कहकर वह जाने के लिए घूमी। 2 कदम चलने के बाद वह रुकी। मेरी तरफ पीठ करके उसने कहा, और हाँ, मैं अमेरिकानो नहीं पीती। मैं पेई यानरन को जाते हुए देखता रहा और मैंने वह कॉफी का कप कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटे हुए मेरे दिमाग में बस उसकी वह ठंडी नजर घूम रही थी। उसने कहा था कि वह मुझसे नफरत नहीं करती, लेकिन उसने मुझे माफ भी नहीं किया था। उसकी आंखों में मैं एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसके सामने आने का कोई फायदा नहीं था। मैंने अपना फोन उठाया और टांगच्यू का नंबर निकाला। उसका आने वाला स्केड्यूल चेक करने में मेरी मदद करो। 5 मिनट बाद टांगच्यू ने एक क्वेश्चन मार्क भेजा। बॉस जियांग, क्या आपने नहीं कहा था कि उसे परेशान नहीं करना है? मैंने अजीब तरीके से अपना गला साफ किया। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। तुम चेक कर रहे हो या नहीं? कर रहा हूँ। आप बॉस हैं। जो आप कहें वही सही है। अगली सुबह जल्दी ही टैंगच्यू ने मेरे फोन पर एक रिपोर्ट भेजी। वह इस हफ्ते का पेई यानरन का स्केड्यूल था। मैंने उस रिपोर्ट पर एक नजर डाली। मेरी उंगली स्क्रीन पर रुक गई। थर्सडे, ऑर्फनेज यानी अनाथाश्रम।
आज थर्सडे है। मैंने खुद को सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं दिया और सीधा गाड़ी चलाकर अनाथाश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मैं गाड़ी में ही बैठा रहा और दूर से उसे बच्चों के साथ खेलते हुए देखने लगा। वह चचिया वह जमीन पर बैठी हुई थी और दो छोटी वाली एक छोटी लड़की के साथ लकड़ी के खिलौने जोड़ रही थी। जब वह मुस्कुरा रही थी तो उसकी वह मुस्कुराहट मेरी पुरानी यादों से बिल्कुल मैच कर रही थी। मुझे वह मुस्कुराहट याद थी, सच में याद थी। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकला, बस वहीं बैठा रहा और दूर से उसे बच्चों के साथ मस्ती करते हुए देखता रहा। वह उनके साथ एक छोटा सा केक बांट रही थी। वह कितनी खुशी से मुस्कुरा रही थी। कल जो लड़की पे कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर मिली थी, ये उससे बिल्कुल अलग थी। इसका मतलब दूसरों के सामने वह अभी भी मुस्कुराना जानती थी। जब तक उसकी गाड़ी अनाथाश्रम से चली नहीं गई, तब तक मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की और उसके पीछे चल दिया। पेई अनरन घर नहीं गई, बल्कि जिंग सिटी के बाहर एक जगह पर गई। मैंने उसका पीछा किया और एक पुरानी कॉलोनी में रुक गया। वह ठीक था, वह एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान में चली गई। मैंने कार में लगभग 40 मिनट तक इंतजार किया। जब वह बाहर आई तो उसके हाथ में एक लंबा डिब्बा था। वही से वह एक वायलिन का केस था। उसने ध्यान से उस केस को पैसेंजर सीट पर रख दिया। जैसे ही वह वायलिन रखने के लिए झुकी, उसकी नजर अचानक सड़क के उस पार खड़ी मेरी कार पर गई। सड़क के बीच से हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। वह एक सेकंड के लिए रुक गई, फिर वह सीधी खड़ी हुई और मेरी तरफ देखने लगी, जैसे वह देखना चाहती हो कि आखिर मैं क्या करने वाला हूं। मैं कार से उतरा और उसके पास गया। तुम्हारे वायलिन को क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा। इसके ऊपर कुछ छोटे क्रैक्स आ गए थे। इसका फिंगरबोर्ड थोड़ा उखड़ गया था। अंकल जाओ ने मेरी मदद की और इसे थोड़ा चिपका दिया और लगे हाथ इसके नए स्ट्रिंग्स भी बदल दिए। बोलते वक्त उसकी आवाज बहुत शांत थी, जैसे वह किसी आम दोस्त से बात कर रही हो, लेकिन वायलिन केस को पकड़ी हुई उसकी उंगलियां थोड़ी टाइट हो गई थीं। मैंने उसकी इस छोटी सी बात पर ध्यान दे दिया। क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? वह एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उसने केस मेरे हाथ में दे दिया। मैंने केस को अंदर से खोला और मुझे तुरंत वहां एक लिखी हुई लाइन दिखी। मेरी उंगलियां अचानक रुक गईं। वहां आर लिखा था, जो यॉनरेन के नाम का पहला अक्षर था। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, जिसने मुझे यह दिया था। तुमने इसे लिखा था? मैंने नीचे उस लिखे हुए पर देखा। मैंने ही इसे लिखा था। उसने बिना कुछ बोले वायलिन केस वापस ले लिया और उसे वापस पैसेंजर सीट पर रख दिया। कार का दरवाजा बंद करते हुए वह मेरी तरफ घूमी और पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने अपने होंठ दबाए। मैं बस तुम्हें थोड़ी देर के लिए देखना चाहता था। उसने कुछ नहीं कहा। हवा चली, जिससे उसके बाल थोड़े बिखर गए। उसने अपने बालों को कान के पीछे किया। अब तुमने मुझे देख लिया है, तो अब क्या? मैं एक पल के लिए रुका। क्या तुम कल भी ऑर्फेनेज जा रही हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था जो समझ नहीं आ रहा था। हाँ, जा रही हूं। तो मैं कल फिर आऊंगा। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। बस कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। कार का शीशा आधा नीचे हुआ और अंदर से उसकी आवाज आई, जांगचन, तुम्हें इस तरह मेरे लिए यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं तुम पर हमदर्दी नहीं दिखा रहा, मैं बस आना चाहता हूँ। उसने आगे कुछ नहीं कहा। कार धीरे धीरे सड़क के कोने से आगे निकल गई। मैं वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहा, जब तक कि कार की पीछे वाली लाइट्स मोड पर गायब नहीं हो गईं। मेरे पॉकेट में रखा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। यह उसका एक मैसेज था। कल सुबह 10 बजे। मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर उन शब्दों को देखता रहा और अपने आप ही हंसने लगा। मैंने फोन वापस पॉकेट में रख लिया। जैसे ही मैं घर जाने वाला था, फोन अचानक फिर से वाइब्रेट हुआ। ये टंक्यू का कॉल था। बॉस जांग, एक बात है जो मुझे लगता है मुझे आपको बतानी चाहिए। चू जिंगयुन आज दोपहर को किसी से मिली थी। तंक्यू ने अपनी आवाज धीमी की। ईस्ट थर्ड रिंग के एक प्राइवेट क्लब में। मैंने तुरंत पता लगाया। वह जिस आदमी से मिली उसका सरनेम पेई है और नाम पेई जिंगसिंग है। पेई जिंगसिंग? मैंने पहले कभी ये नाम नहीं सुना था। वह पेई फैमिली के बड़े बेटे हैं। तंक्यू थोड़ी देर रुका और बोला, वह पेई फैमिली के बड़े बेटे हैं। रिश्ते में वह पेई अनरन के कजिन लगते हैं। पेई अनरन का कजिन? वह चूजिंग्युन से क्यों मिल रहा है? ये तो साफ नहीं है, लेकिन मैंने लगे हाथ थोड़ी पुरानी बातें पता की हैं। 5 साल पहले जब पेई अनरन की मां ने सब कुछ संभाला था, तो उन्होंने पेई जिंगसिंग के पिता को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकाल दिया था। तब से दोनों परिवारों के बीच कोई बात नहीं हुई। सीधी बात कहें तो उनके बीच पुरानी दुश्मनी है। मैंने अपना फोन जोर से पकड़ा। मेरा दिमाग बहुत तेजी से चलने लगा। क्सूजिंग्युन और पेई अनरन का कजिन, इन दोनों का साथ आना। ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनका निशाना कौन है। क्या तुम पता कर सकते हो कि वह आजकल क्या कर रहा है? मैंने पता किया है, लेकिन ये आदमी बहुत शांत रहता है। बाहर से देखने पर कोई हलचल नहीं दिख रही है। उस पर नजर रखो। अगर कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत बताओ। अगले दिन सुबह 9:30 पर मैं पहले ही ऑर्फनेज के गेट पर पहुंच गया था। मेरे हाथ में एक गर्म लाटे कॉफी थी, जिसमें चीनी और दूध था। मैं लगे हाथ एक सैंडविच भी ले आया था। मैं तय किए गए वक्त से आधा घंटा पहले पहुंच गया था और बस दरवाजे के सामने बेंच पर बैठकर इंतजार करने लगा। सुबह 9:50 पर एक सफेद पोर्शे गेट के सामने आकर रुकी।
आज उसने हल्के गुलाबी रंग का कोट पहना था और उसके बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे थे। उसने चांदी के इयररिंग्स पहने हुए थे। वह कार से बाहर आई। मेरे हाथ में कॉफी और पेपर बैग देखकर, मैं आज एक सैंडविच भी लाया हूँ, मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कॉफी और सैंडविच ले लिया और उसे नीचे देखने लगी। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने उसे तुरंत नहीं खाया, बस अपने हाथ में पकड़कर रखा और घूमकर आंगन की तरफ चलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। ऑर्फनेज के काम कल जैसे ही थे। बच्चों के साथ कॉमिक बुक्स पढ़ना, ब्लॉक्स जोड़ना और स्नैक्स खाना। वह पूरे दिल से बच्चों के साथ लगी हुई थी। वह जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ खेल रही थी और उन्हीं में घुल मिल गई थी। अभी भी बहुत सारे स्नैक्स बचे थे। मैं एक तरफ खड़ा होकर फल बांटने लगा। मेरी आंखें लगातार उसी पर टिकी थीं। स्नैक्स खाने का वक्त खत्म हो गया। बच्चों को दोपहर को सुलाने के लिए ले जाया गया। वह आंगन में लगे झूले पर बैठ गई। आखिरकार उसने वह सैंडविच खोला और एक बाइट लिया। मैं उसके पास वाले झूले पर बैठ गया। कल तुमने मुझे चूजिंग्यून से बचकर रहने को कहा था। हाँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, मैंने आगे पूछा। तो तुम्हारे कजिन का क्या? उसका खाना चबाना अचानक रुक गया। कुछ सेकंड्स के बाद उसने धीरे से खाना निगला। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी आवाज बहुत शांत थी। क्या तुमने उसकी जांच की? मैंने कहा, मैंने जांच नहीं की। किसी ने उसे शूजिंग्यान से मिलते हुए देखा था। वह काफी देर तक खामोश रही। हवा चल रही थी और झूला धीरे धीरे हिल रहा था। फिर वह बोली, पे जिंगसिंग मेरे बड़े चाचा का बेटा है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मेरी माँ ने 5 साल पहले उसके पिता को बोर्ड से निकाल दिया था। उसे हमेशा लगता है कि मेरे परिवार ने उसके साथ गलत किया है। मैंने चिंता से पूछा, क्या वह कोई मुसीबत खड़ी करेगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसमें खुलेआम हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर वह किसी और के साथ हाथ मिला लेता है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। मेरा दिल बैठ गया। तो उसे पता था, उसे सब पता था। क्या तुम जानती थी कि वह चूजिंग्यान से मिल रहा है? मुझे नहीं पता था कि वे मिले हैं, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकती थी कि वे मिलेंगे। सू जिंग्युन मुझसे नफरत करती है। पे जिंगसिंग भी मुझसे नफरत करता है। दो लोग जो मुझसे नफरत करते हैं, जब वे साथ आएंगे तो वे मेरे लिए कोई बर्थडे पार्टी तो प्लान नहीं कर रहे होंगे। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी, लेकिन मैं हंस नहीं पाया। तुम क्या करने वाली हो? कुछ नहीं। उसने सैंडविच को, जिसका उसने सिर्फ एक बाइट लिया था, ध्यान से वापस पैक कर दिया। अगर वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो पहले उनमें उतनी ताकत होनी चाहिए। जब उसने यह कहा तो उसकी आवाज बहुत आम थी, जैसे वह उन दोनों को कुछ समझती ही नहीं थी। लेकिन मैंने देखा कि पेपर बैग को पकड़ने वाली उसकी उंगलियां थोड़ी कस गई थीं। मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी मेरी जेब में रखा फोन अचानक जोर से वाइब्रेट होने लगा। मैंने उसे निकाल कर देखा। वह टंगचो का मैसेज था। बॉस जियांग, मुझे पता चल गया है। पे जिंगसिंग ने 3 दिन पहले एक नई कंपनी रजिस्टर की है। उसका मालिक कोई ऐसा इंसान है जिसे आप नहीं जानते, लेकिन शेयर्स को देखने के बाद आखिरी फायदा उसी को मिलने वाला है। इस नई कंपनी ने कल एक पे कॉरपोरेशन के एंटरटेनमेंट डिवीजन को खरीदने का प्रपोजल भेजा है। वह पे कॉरपोरेशन के एंटरटेनमेंट डिवीजन के एक हिस्से को खरीदना चाहता है। इस हिस्से में वही कंपनीज आती हैं जो आपके सारे शोज को संभालती हैं। मैं स्क्रीन को घूरने लगा। मेरी आंखें हैरत से छोटी हो गईं। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा। वह भी अपने फोन को देख रही थी। उसके माथे पर थोड़ी शिकन थी। साफ था कि उसे भी यह खबर मिल गई थी। मैसेज पढ़ने के बाद उसने अपना फोन नीचे रखा, मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। जांग चेन, क्या तुम आज दोपहर को बिजी हो? नहीं। मैंने अपना सिर हिलाया। तो मेरे साथ एक जगह चलो। कहाँ? वह खड़ी हो गई, अपने कपड़ों को साफ करते हुए। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अपने अच्छे कजिन से मिलने। और कहाँ? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, वह घूमी और गेट पर खड़ी कार की तरफ चलने लगी। यनरन ने अचानक पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? चलो। मैं जल्दी से घूमकर कार की सीट पर बैठ गया। कार तुरंत तेज रफ्तार से चल पड़ी। हवा चल रही थी, जिससे उसके बाल उड़ रहे थे। मैंने तिरछी नजर से उसे देखा। उसका चेहरा बहुत शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत। तुम मुझसे क्या कहने वाली हो? क्या कहना? ये कहना कि मुझे उसकी सारी चालबाजियों के बारे में पता चल गया है। वह धीरे से हंसी। मैं कुछ नहीं कहने वाली। मैं थोड़ा परेशान हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने एक नई कंपनी रजिस्टर की है, खरीदने का प्रपोजल तैयार किया है। ये सब कानूनी रूप से सही काम है। अगर मैं उससे लड़ने जाऊंगी तो वह खुद को बेचारा दिखाएगा और कहेगा कि मैं उसकी छोटी कजिन, छोटी सोच वाली हूँ। अपने ही घर के लोगों को बिजनेस करते देख वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और थोड़ी देर के लिए रुकी। इसलिए मैं उससे कंपनी खरीदने के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तो फिर हम उससे मिलने क्यों जा रहे हैं? उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बिल्कुल, उसे एक गिफ्ट देने के लिए। गिफ्ट देने? हाँ, उसे नई कंपनी खोलने की बधाई देने के लिए।
मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर अचानक मुझे उसका मकसद समझ आ गया। मैं सीट पर पीछे की तरफ झुका और मैं भी हंसने लगा। तुम सच में बहुत बेरहम हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। गाड़ी एक बिल्कुल नई ऑफिस बिल्डिंग के सामने रुकी। मैंने ऊपर देखा। ये बिल्डिंग पे कॉर्पोरेशन के एंटरटेनमेंट डिवीजन के ठीक सामने थी। बीच में सिर्फ एक सड़क थी और ये चेयरमैन के ऑफिस के ठीक सामने दिखती थी। पे कॉर्पोरेशन के एंटरटेनमेंट डिवीजन के इस जगह को चुनना साफ तौर पर उकसाने जैसा था। वह गाड़ी से बाहर निकली और कार की डिग्गी से एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट बैग निकाला और सीधे बिल्डिंग के अंदर चली गई। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर हैरान हो गई। मिस पेई, आप यहाँ कैसे? पेई अनरन ने बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ कहा। मैं अपने कजिन से मिलने आई हूँ। मैंने सुना कि उसकी नई कंपनी खुली है। मैं तो बस उसे बधाई देने आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिर में उसने ऊपर फोन किया। फोन रखने के बाद रिसेप्शनिस्ट के चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। प्रेसिडेंट पेई, आप कृपया ऊपर चले जाइए, 16वें फ्लोर पर। शुक्रिया। पेई अनरन ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और गिफ्ट बैग लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, उसके चेहरे से वह प्यारी मुस्कान अचानक गायब हो गई। अभी तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। कैसी एक्टिंग? एक अच्छी छोटी बहन की तरह। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे पर दिखने वाली परछाई में मैंने उसकी आंखों में गुस्सा देखा। 16वां फ्लोर आ गया और रास्ते के आखिर में एक बहुत ही सुंदर सजा हुआ ऑफिस था। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने धक्का दिया और सीधे अंदर चली गई। पेई जिंगसिंग देखने में 30 साल के आसपास का लग रहा था। उसकी आंखों में चालाकी साफ दिख रही थी। पेई अनरन को अंदर आते देख उसके चेहरे पर अचानक एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। हाँ, यनरन, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो मुझे पहले बताया भी नहीं, ताकि मैं थोड़ी तैयारी करवा पाता। वह मुस्कान बहुत ज्यादा दिखावटी थी, जो पहली बार में ही झूठी लग रही थी। पेई अनरन भी मुस्कुराई और उसकी मुस्कान ज्यादा असली लग रही थी। भैया, आपने एक नई कंपनी खोली है। इतनी बड़ी बात और आपने मुझे बताया तक नहीं। मुझे किसी और से इस बारे में पता चला, इसलिए मैं खुद आपको बधाई देने चली आई। उसने गिफ्ट बैग को उसके डेस्क पर रख दिया। उसका तरीका बहुत आराम से था और उसका खड़े होने का ढंग बहुत ही प्यारा था। तुम तो बहुत ही अच्छी हो। ये तो बस एक छोटा सा बिजनेस है। इसमें दिखावा करने जैसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा बिजनेस? ये नक्शा और इतनी अच्छी जगह, ये बिल्कुल भी छोटा बिजनेस नहीं लगता। भैया, इस तैयारी को देखकर लगता है कि आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। नहीं, ये तुम्हारी पेई कॉर्पोरेशन के एंटरटेनमेंट डिवीजन के सामने कुछ भी नहीं है। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जैसे उसने अभी अभी मुझे देखा हो। ये मेरे दोस्त हैं, जियांग चेन। यनरन ने बहुत ही आम तरीके से मेरा इंट्रो करवाया, जैसे वह किसी आम इंसान को अपने साथ ले आई हो। मेरा नाम सुनकर पेई जिंगसिंग की आंखों में एक पल के लिए बदलाव आया, लेकिन वह तुरंत नॉर्मल हो गया। मिस्टर जियांग, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मैंने उससे हाथ मिलाया। अब बहुत अच्छे हैं। उसने मुझे फिर से देखा और उसकी आंखों में एक जांच और चालाकी थी। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और फिर से पेई यनरन की तरफ देखने लगा। यनरन, आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसने चिंता जताते हुए कहा। क्या तुम फिर से देर रात तक जाग रही हो? सेहत सबसे जरूरी है। अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। मैं ठीक हूँ। फिर उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे अभी कुछ याद आया हो। ओहो हाँ, मैंने सुना है कि आजकल तुम शू फैमिली के काफी करीब हो रही हो। मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद ही यह बात शुरू कर दी थी। यनरन के चेहरे की मुस्कान बिल्कुल नहीं बदली। भैया, आपकी खबरें सच में बहुत तेज हैं। ये दुनिया बहुत छोटी है, ऐसी बातें पता चल ही जाती हैं। मैंने ध्यान दिया। उसकी नजर तेजी से मेरे चेहरे पर गई। चिंग सिटी की शू फैमिली की काफी इज्जत है। उनके साथ रिश्ता रखने में थोड़ा सावधान रहना ही बेहतर है। उसकी बातें एक अच्छी सलाह जैसी लग रही थी, लेकिन मैं समझ सकता था कि वह पेई यनरन को इशारा दे रहा था। मुझे पता है कि तुम किसके साथ उठ बैठ रही हो, और वह इशारा भी दे रहा था। मैं तुम्हारे साथ वाले इंसान को जानता हूँ। उसका भी सू फैमिली से रिश्ता है। पेई यनरन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। तो फिर जब तुम बिजी हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। जब तुम फ्री हो तो साथ में खाना खाएंगे। ये कहकर वह मुड़ी और चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। पेई जिंगसिंग अपनी डेस्क के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसका देखना ठंड की तेज धार जैसा ठंडा और तेज था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, मैंने एक गहरी सांस ली। क्या तुमने ये महसूस किया? वह तुमसे बिजनेस की लड़ाई लड़ने नहीं आया था। वह तुम्हें ये बताने आया था कि उसे पता है तुम क्या कर रही हो, और उसे यह भी पता है कि तुम किसके साथ हो। यनरन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी थोड़ी भींची। हम लॉबी से बाहर आए और वापस उसकी कार में बैठ गए। उसने तुरंत कार स्टार्ट नहीं की, बल्कि सीट पर पीछे होकर बैठ गई और कार के आगे वाले शीशे से बाहर देखने लगी। पेई कॉर्पोरेशन के एंटरटेनमेंट डिवीजन हेडक्वार्टर्स की सबसे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की पर वह उसका ऑफिस था। उसने जानबूझकर अपनी कंपनी मेरे ऑफिस के ठीक सामने खोली है, ताकि हर दिन जब भी मैं ऊपर देखूं, मुझे उसका बोर्ड दिखाई दे। क्या तुम जानते हो वह क्या करना चाहता है?
वह थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। वह वही सब फिर से दोहराना चाहता है जो तब हुआ था जब मेरी माँ ने उसके बाप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निकाल दिया था। एक बार फिर से, बस इस बार मुझे निकाला जाएगा। कार में कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल खामोशी रही। मैंने पूछा, तो फिर तुम क्या करने वाली हो? उसने मेरी तरफ अपना सिर घुमाया और मुस्कुराई। फिर कार स्टार्ट की। मैं पैसेंजर सीट पर पीछे होकर बैठ गया और अपनी तिरछी नजर से उसके शांत चेहरे को देखने लगा। यह औरत मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसे मेरी मदद या हिफाजत की जरूरत नहीं थी। उसे बस किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसके साथ खड़ा रहे और जब वह अपना काम करे तो उसके रास्ते में ना आए। उस रात मैं अपने अपार्टमेंट वापस आया और सोफा पर बैठ गया। मेरे दिमाग में बार बार वही चल रहा था जो आज पे जिंगसिंग के ऑफिस में हुआ था। उसके कहे हुए शब्द, सु जिंगयुन, आजकल तुम्हारे उस दोस्त पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है, मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे। पे जिंगसिंग ने यह बात ऐसे ही मजाक में नहीं कही थी। उसने जानबूझकर यह बात पे यनरन को सुनाने के लिए कही थी ताकि वह उसे बता सके कि मुझे पता है तुम्हारे साथ कौन है और मुझे यह भी पता है कि कौन क्या करने वाला है। मैंने अपना फोन उठाया और टांगची को एक मैसेज भेजा, मेरी मदद करो और पता लगाओ कि सु जिंगयुन और पे जिंगसिंग एक दूसरे को कैसे जानते हैं और कब से। क्या कोई पीछे से इन दोनों को चला रहा है? कुछ ही मिनट्स बाद टांगची ने जवाब दिया, समझ गया, ठीक है बॉस चेंग। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था। आज दोपहर को जब आप घर पर नहीं थे, किसी ने अपार्टमेंट पर एक पैकेज भेजा था। भेजने वाले की जगह मिस सू का नाम लिखा था। मैं स्क्रीन को घूरने लगा। मेरी आंखें हैरत से फट गईं। सु जिंगयुन को मेरे घर का पता मालूम है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, एक और मैसेज आया, मैंने पैकेज को नहीं खोला है, मैंने उसे आपके दरवाजे के पास शू कैबिनेट के नीचे रख दिया है। मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ गया और सच में मुझे शू कैबिनेट के नीचे एक छोटा सा कार्डबोर्ड का डिब्बा दिखा। मैं नीचे बैठा और मैंने पैकेज को खोला। उसके अंदर एक काले रंग का वेलवेट बॉक्स था। ढक्कन खोलने पर अंदर एक जोड़ी कफलिंग्स रखे थे और उसके नीचे एक बिजनेस कार्ड दबा हुआ था। उस रात के फूल किसी ने खराब कर दिए थे, इसलिए बदले में मैं आपको ये कफलिंग्स भेज रही हूँ। उम्मीद है जब हम अगली बार मिलेंगे तो आप इन्हें पहने होंगे, सु जिंगयुन। मैं काफी देर तक उस कार्ड को देखता रहा। उसने मुझे कफलिंग्स भेजे और पे जिंगसिंग ने पे यानरन के ठीक सामने उसका नाम लिया। ये दोनों लोग एक सामने रहकर और एक पीछे छुपकर ऐसे खेल खेल रहे थे जैसे दोनों मिलकर शतरंज की बाजी चल रहे हों। और इस खेल के मोहरे सिर्फ मैं और पे यानरन नहीं थे। मैंने बॉक्स का ढक्कन बंद किया, उसे टेबल पर रखा और टांगची को रिप्लाई किया, मुझे पैकेज मिल गया है, मुझे पैकेज मिल गया है। पे जिंगसिंग के बारे में और पता लगाओ, जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा है। फोन नीचे रखते हुए, पे जिंगसिंग के बारे में और पता लगाओ, जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा है। फोन नीचे रखते हुए मैं सोफा पर पीछे होकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जल्दी मैं ऑर्फनेज के गेट पर 40 मिनट्स पहले ही पहुंच गया। मेरे हाथ में अभी भी एक गर्म कॉफी थी और एक सैंडविच। लेकिन आज मैंने एक और काम किया। मैंने टांगची से कहकर पूरी रात जागकर पे जिंगसिंग के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करवाई, उसे प्रिंट किया और एक लिफाफे में रख दिया। जब उसने गेट पर अपनी कार रोकी तो मेरे हाथ में लिफाफा देखकर उसने अपनी भौहें उठाई और पूछा, ये क्या है? तुम्हारे कजिन का रेज्यूमे। मैंने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने टांगक्यू से पूरी रात इन्वेस्टिगेशन करवाई कि उसके नाम पर आखिर कितनी कंपनीज हैं और उनके पास पैसा कहाँ से आता है, पिछले 3 महीनों में वह किस किस से मिला है, सब कुछ इसके अंदर है। उसने लिफाफा ले लिया पर उसे तुरंत नहीं खोला, बल्कि मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुमने उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों की? क्योंकि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है और मैं तुम्हें उससे अकेले नहीं लड़ने दे सकता। उसने पेपर्स का वह मोटा पुलिंदा पकड़े हुए मेरी तरफ देखा। वह 2 या 3 सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर उसने लिफाफा अपने बैग में रख लिया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। थैंक यू। उसकी आवाज बहुत धीमी थी पर मैंने सुन ली। उस दिन ऑर्फनेज में जब वह बच्चों के साथ खेल रही थी तो वह पहले से ज्यादा खुश और बेफिक्र लग रही थी। मैं पास ही एक लंबी बेंच पर बैठ गया और सैंडविच खोलकर खाने लगा। झूला आवाज कर रहा था। धूप पत्तों से छनकर नीचे बिखर रही थी। हवा में धूप और कुकीज की हल्की सी खुशबू थी। मैंने उसे जमीन पर बैठे हुए देखा। वह एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर उसे ब्लॉक्स जोड़ना सिखा रही थी। उसके बाल हर मूवमेंट के साथ हिल रहे थे। वह मेरी यादों वाली लड़की नहीं थी, पर मैं धीरे धीरे उसे फिर से समझ रहा था। उस दोपहर उसने पे जिंगसिंग का कोई जिक्र नहीं किया और न ही ये पूछा कि मैंने उसकी मदद क्यों की। जब मैं जाने लगा तो वह ऑर्फनेज के गेट पर खड़ी हो गई और मुझसे बोली, क्या तुम कल फिर आओगे? अगर आओ तो मेरे लिए एक आइस्ड अमेरिकानो लेते आना। मैं थोड़ा रुका, पर तुमने तो कहा था कि तुम ठंडी चीजें नहीं पीती। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी आंखों में एक शरारत थी। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम धीरे धीरे मेरी सारी आदतें याद कर लोगे? यह कहकर वह मुड़ी और अपनी कार में बैठ गई। मैं ऑर्फनेज के गेट पर खड़ा कुछ सेकंड्स तक मुस्कुराता रहा। फिर मैंने अपना फोन निकाला और उसे एक मैसेज भेजा, मैं कल तुम्हारे लिए एक ठंडी कॉफी लेकर आऊंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर मैंने देखा वह सफेद पोर्शे गाड़ी चौराहे पर एक पल के लिए रुकी और फिर मुड़कर मेरी आंखों से दूर चली गई। कार के शीशे से मैंने हल्का सा देखा कि वह अपने फोन को देख रही थी। उस दिन ऑर्फनेज से वापस आने के बाद मैं अपने अपार्टमेंट में बैठ गया। मैंने पे जिंगसिंग की फाइल निकाली और उसे 3 बार ध्यान से पढ़ा।
टांगचू ने बहुत ध्यान से काम किया था, बिजनेस की जानकारी और पैसे के लेन देन के अलावा उसने एक और चीज भी साथ लगाई थी। पिछले 3 महीनों में पेजिंग सिंह कहाँ कहाँ गया और किससे मिला, उसकी पूरी लिस्ट। वह किससे और किस हालत में मिला, यहाँ तक कि किस रात को उसने किस रेस्टोरेंट में लोगों को खाना खिलाया और किसके साथ खाना खाया, सब कुछ साफ साफ लिखा था। मेरी नजर एक लाइन पर रुक गई, मेरी उंगली वहां ठहर गई। 3 महीने पहले पेजिंग सिंह बेजिंग के बाहर एक प्राइवेट रेस कोर्स पर था और वहां उसकी मुलाकात शू जिंगयान के पिता चू मिंग्युअन से एक बार हुई थी। उनकी यह मुलाकात लगभग 40 मिनट तक चली। चू जिंगयान के पिता। मैंने इस लाइन को फिर से पढ़ा। चू जिंगयान के पिता। मैंने इस लाइन को फिर से पढ़ा। फिर मैंने अपना फोन उठाया और टांग चू को कॉल किया। उस वक्त जब पेजिंग सिंह और चू मिंग्युअन मिले थे तो उनके बीच क्या बात हुई थी, क्या तुम्हें कुछ पता चला? दूसरी तरफ से टांग चू 2 सेकंड्स के लिए चुप रहा। बॉस जियांग, उस लेवल की मीटिंग की बातें बाहर आना नामुमकिन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। उस मीटिंग के थोड़े ही समय बाद चू मिंग्युअन के नाम पर चलने वाली एक कंपनी ने पे जिंगसिंग की नई कंपनी में पैसा लगाया था। वह पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, बस उतना ही था जितने से कंपनी शुरू करने की बची हुई राशि पूरी हो सके। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया। तुम्हारा मतलब है कि चू फैमिली उसकी मदद कर रही है? आप ऐसा समझ सकते हैं। कॉल काटकर मैं सोफा पर पीछे होकर बैठ गया और काफी देर तक सोचता रहा। पे जिंगसिंग ने शू फैमिली को अपने साथ मिला लिया था। मेरे और शू जिंगयान के बीच पहले से ही झगड़ा चल रहा था। चू मिंग्युआन को यह बात जरूर पता होगी, फिर भी वह पे जिंगसिंग की कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हो गया। इससे पता चलता है कि वह सिर्फ अपनी बेटी का गुस्सा नहीं निकालना चाहता था, बल्कि वह खुद भी चाहता था कि पे जिंगसिंग पे यानरन के खिलाफ खड़ा हो जाए। उनकी ताकत मेरी सोच से थोड़ी ज्यादा थी और पे यानरन अभी भी शतरंज के दूसरी तरफ बैठी सामने वाले की चाल का इंतजार कर रही थी। मैं खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर इस खामोश रात को देखने लगा। वह इंतजार कर सकती थी, पर मैं नहीं। अगली सुबह जल्दी मैं ऑर्फनेज नहीं गया, मैं एक दूसरी जगह गया। बेजिंग के बाहर पश्चिम की तरफ बने सेंट जॉन्स चर्च में। मेरी याद में यह पहली बार था जब मैं खुद अपनी मर्जी से इस जगह आया था। इससे पहले जो भी अजीब यादें आई थीं, वह अपने आप ही दिमाग में आ जाती थीं। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर सब खाली था, बस सबसे आगे वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत काले कपड़े पहने बैठी थी और सिर झुकाकर प्रार्थना कर रही थी। मैं चुपचाप सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मैं इस जगह की यादों को अपने दिमाग में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं वहां से जाने वाला था, पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज आई, तुम जांगचेन हो ना? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी ग्रे शर्ट पहने खड़े थे। आप? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मेरा नाम जो है। वह बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, तुम जाने पहचाने लगते हो। मुझे याद आया कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। आपको मैं याद हूँ? मैं हैरान रह गया। हाँ बिल्कुल, 5 साल पहले तुम्हारी शादी यहीं हुई थी। मैनेजर जो मेरे पास बैठ गए। तुम क्या जानना चाहते हो? उस दिन की शादी के बारे में। उस दिन मेरी ड्यूटी दोपहर के 3 बजे से रात के 8 बजे तक थी। उस दोपहर दूल्हा और दुल्हन एक साथ आए थे। और फिर क्या हुआ? शादी की रस्म शाम के 6 बजे शुरू हुई। पूरा चर्च सफेद फूलों से भरा हुआ था। जैसे ही दुल्हन आई, सब लोग बिल्कुल चुप हो गए। तुम इतने घबराए हुए थे कि हकला रहे थे। वह थोड़ी देर के लिए रुके, फिर अचानक स्टेज गिर गया। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। बिना किसी वार्निंग के पूरा का पूरा मेन स्टेज ऐसे ही गिर गया। दुल्हन तुम्हारे सबसे पास खड़ी थी। उसने सबसे पहले भागकर तुम्हें गले लगाया ताकि तुम्हें बचा सके। तुम्हें बस थोड़ी खरोंचें आईं और फिर तुम दोनों बेहोश हो गए। जब एम्बुलेंस आई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम दोनों को कोई बड़ी चोट नहीं आई है, तुम दोनों बस डर की वजह से बेहोश हो गए थे। और फिर क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? तुम दोनों को एम्बुलेंस में बिठा दिया गया। मैंने तुम दोनों को दरवाजे तक छोड़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। मैनेजर जो खड़े हो गए, उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया और बोले, आगे क्या हुआ? यह तो तुम्हें अपने आसपास के लोगों से पूछना होगा। मैं तो बस एक चौकीदार हूँ। मैं तेजी से चर्च से बाहर निकला और चलते चलते अपना फोन निकालने लगा। तांगचू ने जल्दी से फोन उठा लिया। तांगशू, तुम अच्छे से जानते हो ना कि मेरे और यानरन के बीच क्या हुआ था? फोन के दूसरी तरफ 5 सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? आखिरी बार जब मैंने पे यानरन को देखा था, तांगशू की सांसें अचानक तेज हो गईं। एयरपोर्ट पर उसे जबरदस्ती ले जाया गया। फिर मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं सब कुछ भूल चुका था। वह काफी देर तक चुप रहा। शादी के उस हादसे के बाद पेई फैमिली ने तुरंत उसके यूके जाने का इंतजाम कर दिया। हम सब ने सोचा कि वह आगे कुछ नहीं बोला। क्या सोचा? एक बेहतर जिंदगी के लिए। वह अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मैं हंसा, एक बहुत ही दर्द भरी हंसी। तुम सब ने यही सोचा, तो तुम में से किसी एक ने भी मुझे क्यों नहीं बताया? टैंगशू ने कोई जवाब नहीं दिया और मैं गुस्से में चिल्लाया, क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि तुम्हें और दुहक पहुंचे। उस रात तुम हॉस्पिटल में बेहोश पड़े थे और पूरी रात उसका नाम पुकार रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें उसकी याद दिलाकर फिर से रुलाए।
तांगचो की आवाज भी भारी हो गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली। तो फिर आगे क्या हुआ? कुछ दिन बाद तुम्हारे पापा तुम्हें घर ले गए और बाद में तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया कि पेई यानरन चली गई है, वह यूके चली गई है। उस वक्त तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़े सदमे की वजह से तुम बेहोश हो गए और सब भूल गए। अब 5 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। सबने मुझसे झूठ बोला। मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और सामने सड़क की तरफ देखने लगा और गाड़ी को जांग कॉर्पोरेशन की तरफ मोड़ दिया। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी सीधे जांग कॉर्पोरेशन के मेन गेट के अंदर घुस गई। रिसेप्शनिस्ट मुझे देखकर हैरान रह गई। मैं रुका नहीं, एलिवेटर में गया, दरवाजा बंद हुआ और मैंने सबसे ऊपर वाले फ्लोर का बटन दबा दिया। मैंने दरवाजा धक्का दिया और सीधे जांग जीवान के ऑफिस में घुस गया। आपने मुझसे झूठ बोला, सबने मुझसे झूठ बोला और मुझे बिल्कुल अंधेरे में रखा। मेरे पापा अपनी डेस्क के पीछे बैठकर कुछ पेपर्स देख रहे थे। उन्होंने सिर उठाकर मुझे देखा, उनके हाथ का पेन रुक गया। आ चैन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बैठा नहीं, मैंने सीधे अपनी आवाज ऊंची की। यह शादी अकेले आपने ही तैयार करवाई थी। गवाह के रूप में आपने ही साइन किया था। पैसे देने के सारे पेपर्स पर आपके ही साइन थे। तो फिर जब मैं पेई यानरन को भूल गया तो आपने इस बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? उन्होंने अपना पेन नीचे रख दिया और अपनी चेयर पर पीछे हो गए। तो अब तुम्हें सब पता चल गया है। जांग जीवन ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की। शादी के उस हादसे के बाद उस लड़की को तुरंत प्लेन में बिठा दिया गया था। उसकी माँ खुद लोगों को लेकर आई थी उसे ले जाने के लिए। मैंने सोचा कि उसने एक बेहतर जिंदगी को चुना है। तुम्हारे बदले जब तुम होश में आए तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि सदमे की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। मुझे लगा कि यह तुम पर ऊपर वाले का रहम था। रहम? मेरी आवाज में गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम किसी की 5 साल की कुर्बानी को धोखा समझते हो। उसने जैन कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए खुद यूके जाने का फैसला किया था। तुम्हारे करियर में जिसने भी तुम्हारी मदद की वह सब उसकी वजह से ही हुआ था। तुम सबको लगा कि उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन सच तो यह है कि वह तुम्हारे लिए इस पूरे परिवार को संभाल रही थी। ऑफिस का दरवाजा खुला। सोंग हुईलान दरवाजे पर खड़ी थी और मेरे चेहरे को देखकर उसने तुरंत अपने हाथ का टीकप नीचे रख दिया। चेन, शांत हो जाओ माँ। और जब तुमने उसे देखा तो तुम्हारी हंसी रुक गई। तुम्हारा बात करने का तरीका पोलाइट था लेकिन पराया जैसा था, जैसे तुम किसी अनजान इंसान से मिल रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यानरन सब कुछ छोड़कर चली गई और तुम बेहोश पड़े उसका नाम चिल्ला रहे थे। मुझे पेई यानरन से नफरत थी क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। मैंने पूरे 5 साल तक उससे नफरत की है। उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसे उसकी अपनी माँ जबरदस्ती अपने साथ ले गई थी। उस दिन एयरपोर्ट पर उसने पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए मुझसे उसका इंतजार करने को कहा था, लेकिन उसे घसीटकर प्लेन में बिठा दिया गया। मैंने अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखा था और जब मैं होश में आया तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। सोंग हुईलिन की आंखों में डर साफ दिखने लगा। जिसे तुम सब धोखा समझ रहे थे वह असल में उसकी कुर्बानी थी। उसने 5 साल तक यूके में तुम्हारे लिए सब कुछ झेला और तुमने 5 साल तक उससे नफरत की। और मेरे पास तो नफरत करने का मौका भी नहीं था क्योंकि मैं तो उसका नाम तक भूल गया था। जांग जीवान ने डेस्क के कोने को जोर से पकड़ लिया। उसके हाथ की उंगलियां पीली पड़ने लगीं। वहां की खामोशी बहुत भारी लग रही थी। तांगशु दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैंने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। तांगशु ने एक गहरी सांस ली। शादी के उस हादसे के बाद तुम्हें और पेई यानरन दोनों को एम्बुलेंस में ले जाया गया था। बेहोश होने के बाद भी उसने तुम्हारा हाथ जोर से पकड़ रखा था और छोड़ा नहीं। हॉस्पिटल पहुंचने तक उसने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हें सिर्फ हल्की खरोंचें आई थीं और तुम जल्दी ही होश में आ गए थे, लेकिन उसे तुमसे बहुत ज्यादा चोट आई थी। उस रात तुम पूरी रात जागते रहे और उसके बेड के पास बैठे रहे। जब उसे होश आया तो तुम दोनों ने एक दूसरे को बहुत देर तक गले लगाया। फिर उसकी माँ कुछ लोगों को लेकर आई और सीधे हॉस्पिटल के अंदर आकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। फिर तुम उनके पीछे पीछे एयरपोर्ट तक भागे। उसके बाद क्या हुआ ये तो तुम जानते ही हो। हम सबको लगा कि अब वह तुम्हें नहीं चाहती। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें उसकी याद दिलाए। हम तो बस तुम्हें बचाना चाहते थे, मुझे बचाना चाहते थे। मेरी आवाज रोने जैसी हो गई। जिस इंसान को तुमने बचाया वह सब कुछ भूल चुका था, जबकि वह वहां अकेली इस भूलने वाले इंसान की जगह 5 साल तक सब कुछ अकेले झेल रही थी। चैन। मैं घूमा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। सोंग हुईलिन ने मुझे रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा बाहर निकल गया। कार तेजी से जायोन कॉर्पोरेशन के गेट से बाहर निकली। मैंने टैंगशू को कॉल किया, पता करो कि वह इस वक्त कहाँ है। बॉस, पेई यानरन इस वक्त ऑर्फनेज में है। मैंने कार का स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया और स्पीड बढ़ाकर सीधा ऑर्फनेज की तरफ निकल गया। मेरे फोन पर एक मैसेज आया जो टांगचू का था। मैंने उस पर एक नजर डाली और स्क्रीन बंद कर दी। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही जगह जाना चाहता था। जब मैंने उसे ऑर्फनेज में ढूंढ लिया तो वह घास पर बैठकर एक छोटी लड़की के बाल बना रही थी। जब उसने मुड़कर मुझे देखा तो एक पल के लिए उसकी स्माइल रुक गई। फिर उसने खुद को संभाला और वैसा ही चेहरा बना लिया जिसे देखने की मुझे आदत थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने पापा से मिलने गया था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। 5 साल पहले मेरे पापा को लगा कि तुमने मुझे छोड़ने का फैसला किया है, इसलिए उन्होंने 5 साल तक यह बात मुझसे छुपाई।
मेरी माँ ने भी 5 साल तक तुमसे नफरत की। यनरन की आंखें नम हो गईं। आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही हो। यूके में मैं हर रोज तुम्हारे शो के वीडियो देखती थी। तुमने वियना के गोल्डन हॉल में ओल्ड ड्रीम्स बजाया था। वह गाना मैंने ही चुना था। 5 साल बीत गए हैं। मैंने तुम्हारी जवानी के सबसे खूबसूरत 5 साल खो दिए। मैंने उस लड़की को जोर से गले से लगा लिया। बहुत देर बाद उसने ऊपर देखा। 5 साल पहले तुमने मुझसे कहा था कि इस जिंदगी में तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। मैंने इस बात को 5 साल तक अपने दिल में संभाल कर रखा। क्या तुम यह भी भूल गए हो? पुरानी यादें तेजी से मेरे दिमाग में आने लगीं। चर्च के अंदर मैं इतना नर्वस था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वह व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर आई और सब लोग बिल्कुल शांत हो गए। मुझे याद आया, मैंने कहा था तुम ही मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार हो। इस जन्म में अगर तुम नहीं तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। वह मुस्कुराई और उसकी आंखें खुशी से थोड़ी बंद सी हो गईं। और फिर उसने मुझे किस किया, बहुत धीरे से, बस एक पल के लिए। मैंने उसे जोर से पकड़ा और जवाब दिया, यनरन, मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। हम पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे, ठीक है? उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास छुपा लिया। उसकी आवाज दबी हुई थी। मैंने तुम्हारे इस बात को कहने का 5 साल तक इंतजार किया है। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यह टांगच्यू का एक मैसेज था। बॉस जियांग, पे जिंगसिंग का खरीदने का प्रपोजल अब ऑफिशियली जांच के प्रोसेस में चला गया है। लगता है यूएन ने और ज्यादा पैसा लगाया है, पहले से 3 गुना ज्यादा। पेस कल्चर एंड टूरिज्म आज दोपहर को एक अर्जेंट बोर्ड मीटिंग करने वाला है। उसने अपना सिर मेरे कंधे से उठाया और फोन की स्क्रीन को देखा। पे जिंगसिंग अब बेचैन हो रहा है। 3 गुना ज्यादा पैसा लगाना, यह दिखाता है कि या तो उसने किसी बड़े मददगार को ढूंढ लिया है या फिर वह ऑफिशियल जांच से पहले मामले को उलझाना चाहता है। उसने मेरी शर्ट को छोड़ दिया और मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? पे जिंगसिंग की जो फाइल तुम्हें दी गई थी, मैंने भी उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली थी। मैंने पिछले 2 दिनों में उसे अच्छे से पढ़ा है। वह एक सेकंड के लिए हैरान रह गई। और फिर जोर से हंस पड़ी। तुम कब से इतने एक्टिव हो गए? उसी दिन से, जब तुमने कहा था कि कल सुबह 10 बजे। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आई, लेकिन इस बार यह कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि इसमें एक पक्का यकीन था, जैसे उसने आखिरकार किसी बात को कंफर्म कर लिया हो। अगले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग के लिए मेरे पास एक प्लान है, लेकिन अभी के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी उंगलियों को पकड़ लिया, उन्हें बहुत जोर से पकड़ते हुए। बिल्कुल 5 साल पहले हॉस्पिटल की तरह, मेरा हाथ जोर से पकड़े हुए बिना छोड़े। अभी के लिए मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसके हाथ ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ रखा था। वह छोड़ नहीं रही थी और मैंने भी नहीं छोड़ा। उस शाम उसने मुझे ऑर्फेनेज के सामने एक बेंच पर बैठने के लिए खींचा। पे जिंगसिंग उस अर्जेंट बोर्ड मीटिंग में मामले को उलझाना चाहता है, तो मैं उसे उसी दलदल में डूबा दूंगी। छोटी कंपनी को खरीदना तो उसका बस पहला कदम है। उसका असली मकसद पेस कल्चर एंड टूरिज्म पर कब्जा करना है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? उसने ठीक मेरे सामने एक कंपनी खोली है। जो इंसान बस एक छोटी कंपनी खरीदना चाहता है, वह वहां ऑफिस खोलने के लिए इतना ज्यादा रेंट खर्च नहीं करेगा। वह जंग का ऐलान कर रहा है, कोई बिजनेस नहीं। तुम उसे सबके सामने कैसे लाओगी? लड़की ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं उसे एक्सपोज नहीं करूंगी। मैं उसे खुद ही अपनी सच्चाई सामने लाने दूंगी। टांगशू ने जो फाइल तुम्हें दी थी, क्या वह अभी भी तुम्हारे पास है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास है। वह प्यार से मुस्कुराई। यह तो अच्छा है। कुछ दिनों में मुझे तुम्हारी जरूरत मेरे साथ खड़े होने के लिए पड़ेगी। कुछ दिनों बाद पेस कल्चर एंड टूरिज्म हेडक्वार्टर्स के सबसे ऊपर वाले फ्लोर के मीटिंग रूम में मैं जल्दी पहुंच गया। तांगहू मेरे पास था। उसके हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उसका चेहरा परेशान था, लेकिन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। मैं 3 महीने से आज के इस तमाशे का इंतजार कर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी उंगलियां पे जिंगसिंग की फाइल को पलट रही थीं। इसमें पैसे के आने जाने की हर एक लाइन लिखी थी, हर एक पैसा लगाने की बात, उनकी मीटिंग का हर एक वक्त और जगह। मैंने यह सब याद कर लिया था। उनकी मीटिंग का हर एक वक्त और जगह मैंने सब याद कर लिया था। यह एक हथियार की तरह था और आज मैं इससे उसकी मदद करने वाला था। ठीक उसी वक्त बोर्ड के मेंबर्स एक एक करके अंदर आए। सबसे आखिर में आने वाला इंसान पे जिंगसिंग था। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए शक दिखा, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। यनरन, बहुत दिनों बाद मिले। तुम पहले से बहुत अच्छी लग रही हो। बैठ जाओ, मीटिंग शुरू करते हैं। पे जिंगसिंग ने पहले बोलना शुरू किया। आप सभी को मेरा नमस्ते। कुछ दिनों पहले मैंने एक छोटी कंपनी को खरीदने का प्रपोजल दिया था, जो पेस कल्चर एंड टूरिज्म के अंदर आती है और बुकिंग्स का काम देखती है। यनरन, मुझे यकीन है कि तुमने वह प्रपोजल पढ़ लिया होगा। इस कंपनी को खरीदना पेस कल्चर एंड टूरिज्म के लिए एक अच्छी बात है। एक अलग से चलने वाली कंपनी ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी और इससे बड़ी कंपनी पर पैसों का दबाव भी कम होगा। पे यनरन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। पे जिंगसिंग, मैंने तुम्हारा प्रपोजल पढ़ा है। इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। खरीदने वाली पार्टी का जो नाम तुमने दिया है वह जो वेन है, लेकिन जब मैंने शेयर्स की जांच की तो पता चला कि इसका असली फायदा पाने वाले तुम ही हो। मीटिंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया।
पेई यनरन ने वह डॉक्यूमेंट टेबल पर रख दिया। पेई जिंगसिंग ने उसे उठाया और एक नजर देखा। उसकी मुस्कुराहट अब गायब होने लगी थी। यह तो बस एक छोटी सी गलती है, इससे इस डील पर कोई असर नहीं पड़ता। पेई यनरन ने उसे इग्नोर किया। दूसरी दिक्कत, इसमें पैसा लगाने वाला बड़ा इन्वेस्टर कौन है? पेई जिंगसिंग के माथे पर पसीना आने लगा। यह बिजनेस का एक राज है, मैं इसके बारे में अभी नहीं बता सकता। पेई यनरन मुस्कुराई। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है। यह सू मिन्युअन के नाम की 2 कंपनीज का मिलाकर लगाया गया पैसा है। पेई जिंगसिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। मीटिंग रूम में बैठे लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। पेई यनरन ने तीसरा डॉक्यूमेंट उठाया। उसकी आवाज अभी भी बिल्कुल शांत थी। तीसरी दिक्कत, आपके प्रपोजल की तीसरी शर्त कहती है कि खरीदने का काम पूरा होने के बाद खरीदार को कंपनी के एसेट्स और बिजनेस के तरीके को बदलने का पूरा हक होगा। इस बदलाव में क्या क्या शामिल है? पेई जिंगसिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। मीटिंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मैं एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप यह सब देख रहा था। वह इस छोटी कंपनी को खरीदना नहीं चाहता था। छोटी कंपनी को खरीदना नहीं चाहता था। वह तो बस उस 15% हिस्से को लेना चाहता था और इस 15% के सहारे पेज कल्चर एंड टूरिज्म पर पूरा कब्जा करना चाहता था। पेई जिंगसिंग अचानक खड़ा हो गया। तुम्हें लगता है कि यह छोटी सी चीज मुझे रोक लेगी? पेई यनरन चेयरमैन की सीट पर बैठी थी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ यह 3 डॉक्यूमेंट्स हैं? पेई जिंगसिंग की आंखें अचानक हैरत से छोटी हो गईं। तांग शू ने अपने हाथ के सारे डॉक्यूमेंट्स पेई यनरन के सामने रख दिए। फिर उसने आगे बढ़कर मीटिंग रूम का दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर 2 लोग खड़े थे, एक लॉयर और एक ऑडिटर। पिछले हफ्ते से ही उन्होंने शुरू कर दिया था आपकी कंपनी की पूरी जांच करना। जांच में पैसे के लेन देन में गड़बड़ी मिली है। असली मालिक ने खरीदने की शर्तें छुपाई हैं और गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश की गई है। और एक और बात। वह रुकी और उसने मेरी तरफ देखा। मैं चलकर पेई यनरन के पास गया और पेई जिंगसिंग के चेहरे से मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो गई। जब तुमने मेरे पापा को बोर्ड से निकाला था तब मैंने तुमसे कहा था, आज नहीं तो कल तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पेई यनरन ने थोड़ा सा मुंह बनाया और गुस्से में बोली, मेरी माँ ने तुम्हारे पापा को बोर्ड से निकाला था क्योंकि उन्होंने कंपनी के $30 मिलियन का गबन किया था। क्योंकि उन्होंने $30 मिलियन का गबन किया और 3 साल तक हिसाब किताब में हेरा फेरी की। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पापा के साथ गलत हुआ था? उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। उन्होंने कानून तोड़ा था, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। मेरी माँ ने उन पर कोई पुलिस केस नहीं किया ताकि मेरे अंकल के पास बचने का रास्ता रहे। फिर भी तुम्हें बुरा लगा। तुमने 5 साल तक दुश्मनी पाली और ये सब प्लान किया। तो अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने जो कुछ भी किया वह सब बेकार है। पेई जिंगसिंग की आंखें अचानक हैरत से फट गईं। तुम्हें कैसे पता चला? जब मेरी माँ ने बोर्ड के लोगों को निकाला था, उन्होंने जांच के सारे रिकॉर्ड्स छोड़ दिए थे। मैंने वो सारे रिकॉर्ड्स पढ़े हैं। वह बोर्ड के बाकी लोगों की तरफ मुड़ी। अब सभी लोग देखिए, खरीदने वाली पार्टी, इसका असली मालिक, पेई जिंगसिंग का सच और इस प्रपोजल की सारी कमियां, ये सब अब आपके सामने है। अब आप सब अपना वोट दीजिए। सबसे बुजुर्ग मेंबर ने कहा, इस खरीदारी को रद्द करो और इसकी पूरी जांच शुरू करो। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। पेई जिंगसिंग मीटिंग रूम के बीच में खड़ा था, एक टूटे हुए चाकू की तरह। उसके चेहरे पर गुस्सा तो था, लेकिन उसकी ताकत अब खत्म हो चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर पेई यनरन की तरफ देखा। उसके होंठ हिल रहे थे, पर मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फिर वह मुड़ा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर वह एक पल के लिए रुका और अपना सिर घुमाकर पेई यनरन को देखने लगा। तुम्हें लगता है कि यह सब खत्म हो गया? पेई यनरन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुमने जानबूझकर अपनी कंपनी ठीक मेरी कंपनी के सामने खोली थी। अब जब मैं तुम्हारा वो बोर्ड देखती हूँ तो मुझे सिर्फ कानून तोड़ने वाली एक दीवार दिखती है। पेई जिंगसिंग वहां से चला गया। मीटिंग रूम का दरवाजा बंद हो गया। बोर्ड के 7 मेंबर्स पेई यनरन की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह डर नहीं था, बल्कि सच में इज्जत और सम्मान था। पेई यनरन और मैं पेज कल्चर एंड टूरिज्म के ऑफिस से बाहर आए। पेई यनरन और मैं पेज कल्चर एंड टूरिज्म के ऑफिस से बाहर आए और सड़क के दूसरी तरफ खड़े हो गए। पेई जिंगसिंग की कंपनी का बोर्ड अभी भी वहां था। कांच की दीवार पर धूप चमक रही थी। उस बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जिंगसिंग कल्चरल मीडिया। वह बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे कल ही लगाया गया हो। मैंने उस बोर्ड की तरफ देखा। मेरी आवाज भारी थी। एक बार जांच शुरू होने के बाद उसके पास अपना सब कुछ बेचने या भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। 3 दिन के अंदर वो बोर्ड वहां से हट जाएगा। उसके बाद जब भी मैं ऊपर देखूंगी, उसने मेरी तरफ देखा, मुझे सिर्फ आसमान दिखेगा। मुझे सिर्फ आसमान दिखेगा। उसकी आंखों में बहुत प्यार था। पेई यनरन बिल्डिंग से बाहर आई और मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम आ गए? मैंने उसे एक लाटे कॉफी दी। उसने कॉफी ली और उसे देखने लगी। बिना चीनी के? मेरी इस बात पर वह हंस पड़ी। उसने कप को पकड़ा। उसकी उंगलियां कप के किनारे को छू रही थीं। आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया। टांग शू ने कॉल किया था। जांच के सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। पेई जिंगसिंग पर गलत तरीके से कब्जा करने का आरोप साबित हो गया है
और कंपनी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। सू मिंग्युअन ने जो पैसा लगाया था वह वापस कर दिया गया है और वह अपना सब कुछ बेचकर रातों रात भाग गया। चू जिंग्युन ने भी अपनी सारी डील वापस ले ली है और रिश्ता तोड़ने का एक बयान जारी कर दिया। यह सुनकर पेई यनरन धीरे से हंसी। उसके दांत तो बहुत पहले ही निकाल दिए गए थे, फिर भी उसने आखिरी बार काटने की कोशिश की। मैंने सामने वाली बिल्डिंग की खाली कांच की दीवार को देखा। तुम सही कह रही हो, ऊपर देखने पर अब सिर्फ आसमान ही बचा है। वह मेरी तरफ देखने के लिए मुद्दी। उसकी आंखों में प्यार था। मैंने आगे कहा, लेकिन अभी भी 2 काम करने बाकी हैं। मेरी माँ ने तुमसे 5 साल तक नफरत की है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें 5 साल के लिए दूर भेज दिया था। जांग फैमिली के घर वापस आने पर सोंग हुइलन लिविंग रूम में चाय का कप पकडिड्डे बैठी थी, पहला मामला सुलझाने के लिए। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम फिर से उसकी तरफदारी करने आए हो, है ना? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको सच बता रहा हूँ। 5 साल पहले वह अपनी मर्जी से नहीं गई थी। उसे उसकी माँ ने जबरदस्ती भेज दिया था। उस दिन एयरपोर्ट पर उसने अपना सिर घुमाया और चिल्लाकर मुझे रुकने के लिए कहा। फिर उसे जबरदस्ती प्लेन में ले जाया गया। मैं उसके पीछे भागा और बेहोश हो गया, और जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ याद नहीं था। सोंग हुइलन का हाथ रुक गया। चाय का कप हवा में ही रुक गया। क्या? मुझे लगा उसने तुम्हें छोड़ दे दिया। इसलिए मैंने 5 साल तक उससे नफरत की। लेकिन उसने मुझे कभी नहीं छोड़ दा। उसने 5 साल तक यूके में जांग फैमिली की सारी जिम्मेदारी उठाई। मेरे लिए रास्ता आसान किया और मेरे बदले की गोलियां खुद पर झेली। आपको हमेशा लगा कि वह अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन सच तो यह है कि उसे जबरदस्ती भेजा गया था। सोंग हुइलान ने चाय के कप को जोर से पकड़ी छिए। क्या मैं गलत इंसान से नफरत कर रही थी? मेरी माँ की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। मैंने तो सिर्फ उसे जाते हुए देखा था और तुम पूरी रात उसका नाम पुकारते रहे। मुझे लगा कि अब वह तुम्हें नहीं चाहती, इसलिए मैंने 5 साल तक उससे नफरत की। मैं नहीं चाहता कि आप अब उससे और नफरत करें। मेरी आवाज भी थोड़ी भारी हो गई। कल मैं उसे खाने पर घर लेकर आऊंगा। सोंग हुइलान ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में सिर हिलाया। जांग जीवन स्टडी रूम से बाहर आया। उसके हाथ जोर से बंद थे। वह काफी देर तक खामोश रहा। उस लद्दकी ने 5 साल तक जांग फैमिली का बोझ उठाया, फिर भी मैंने कभी शुक्रिया का एक शब्द तक नहीं कहा। उस साल मैंने अकेले ही शादी का सारा इंतजाम किया था। शादी के सर्टिफिकेट पर गवाह के रूप में मेरा नाम था, लेकिन शादी में हुए उस हादसे के बाद मैंने 5 साल तक यह बात तुमसे छुपाई। मुझे लगा मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मैं सिर्फ भाग रहा था। उसने अपने पीछे से एक डिब्बा निकाला। मुझे यह तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था। यह मेरी गलती है। डिब्बा खोला गया। उसके अंदर 5 साल पहले की शादी की तस्वीरें थीं और एक वीडियो टेप थी। टेप के कवर पे लिखा था जून 8 सेंट जॉन्स चर्च। टेप को प्लेयर में डाला गया। स्क्रीन पर उसने सफेद रंग की शादी की ड्रेस पहनी हुई थी, हाथ में लिलीज का गुलदस्ता लिए वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा रही थी। वीडियो में मैं इतना नर्वस था कि हकला रहा था। मुझे कबूल है। पूरा हॉल हंस पिटीडिडा और वह भी हंसी। फिर वह मेरी तरफ भागी और मेरे गले लग गई। पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठ गई। स्क्रीन पर मैं बस उसे पकड़िड्डे हुए पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। मेरे आंसू बह निकले। पुरानी यादें ताजा हो गईं, लेकिन इस बार वे टूटे हुए टुकड़े नहीं थे, बल्कि एक पूरी कहानी थी। जो याद अंदर कहीं बंद थी वह अब खुल चुकी थी। दोपहर को पेई यनरन को एक फोन कॉल आया। वह 2 सेकंड के लिए रुक गई, फिर उसने जल्दी से फोन उठाया। मैंने देखा कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ। तुमने उससे भी बेहतर किया जो मैंने उस वक्त किया था। 5 साल पहले जब मैं तुम्हें दूर ले गई थी, मुझे लगा मैं तुम्हें बचा रही हूँ। तुम्हारे यूके के 5 साल, वे सारे रास्ते जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे, तुमने उन सबको अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। वह लद्द का जांगचेन। पहले मुझे लगा कि वह तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन इन 5 सालों में मुझे बहुत सी बातें समझ आई हैं। मैं जानती हूँ कि तुमने इस आदमी को खुद चुना है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पेई यनरन की आवाज थोड़ी कांपने लगी। माँ, आखिरकार आपने ये कह ही दिया। दूसरी तरफ से उसकी माँ थोड़ी देर के लिए रुकी। मुझे तुमसे सिर्फ माफी ही नहीं मांगनी, माफी। अब से तुम पेई कॉर्पोरेशन के सारे फैसले खुद लोगी। मैं अब तुम्हारे लिए कोई फैसला नहीं करूंगी। तुमने साबित कर दिया है कि तुम मुझसे भी बेहतर कर सकती हो। पेई यानरन ने फोन रख दिया और काफी देर तक खिड़की के पास खड़ी ही होकर बाहर देखती रही। मैं अंदर गया और उसे पता भी नहीं चला। काफी देर बाद जब वह मुद्दी और मुझे देखा तो वह मुस्कुरा दी। मेरी माँ ने कहा कि तुम बिल्कुल मेरे लायक हो। उन्होंने यह भी कहा कि वह अब मेरे लिए कोई फैसला नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं उनसे भी बेहतर कर सकती हूँ। मैं उसके पास गया और उसे अपने गले से लगा लिया। उसने इस एक बात के लिए 5 साल इंतजार किया था। यह किसी भी माफी से कहीं ज्यादा बढ़कर था। अगले दिन मैं पेई यनरन को जियांग फैमिली के घर लेकर आया। सोंग हुइलन दरवाजे पर खड़ी रिधी थी और पेई यनरन को ध्यान से देख रही थी। यनरन, मैंने 5 साल तक तुमसे नफरत की। मुझे लगा तुम चली गई और अब तुम्हें आहचन नहीं चाहिए, लेकिन ऑर्चन ने मुझे बताया कि एयरपोर्ट पर तुमने पीछे मुड़कर उसे रुकने के लिए जोर से आवाज दी थी।
सॉन्ग हुइलिन ने आगे बढ़कर पेई यानरन का हाथ पकड़ा। यानरन, मुझसे गलती हो गई। तुमने पिछले 5 साल से बहुत दुख झेला है और इसमें थोड़ी गलती मेरी भी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम उसके लिए रास्ता बना रही थी। मुझे माफ कर दो। पेई यानरन के आंसू चुपचाप बहने लगे। यानरन, मुझे तुम दोनों की शादी करवानी है। जो शादी मैंने 5 साल पहले तय की थी वह पूरी नहीं हो पाई थी। मुझे इसे फिर से करवाने दो। इस बार सब कुछ बिल्कुल सही होगा, ठीक है? सेंट जॉन्स चर्च में शादी के दिन ओल्ड जो दरवाजे पर खड़े होकर हमें अंदर आते हुए देख रहे थे। आखिरकार तुम दोनों वापस आ ही गए। मैं यहाँ 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ। हर रोज दरवाजा खोलने से पहले मैं ऊपर ठीक किए गए ऑल्टर की तरफ देखता था। हमेशा यही सोचता था कि एक दिन तुम दोनों जरूर वापस आओगे। मैं स्टेज पर खड़ा था। मेरी आवाज घबराहट की वजह से दबी जा रही थी। 5 साल पहले मैं इतना घबराया हुआ था कि बोल भी नहीं पा रहा था। इस बार मेरे पास कहने के लिए सिर्फ एक बात है, पेई यानरन। इस जिंदगी में अगर तुम नहीं तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। इस बार मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं करने दूंगा। वह मुस्कुराई और उसकी आंखों में आंसू थे जो उसकी मुस्कुराहट के साथ बह रहे थे। मेरे पास भी कहने के लिए सिर्फ एक बात है, आचेन। मैंने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया है। अब आखिरकार मुझे और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह कहने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। वह तय अंगूठी जो 5 साल पहले एक दूसरे को नहीं पहनाई जा सकी थी, वह आखिरकार आज पहना दी गई। सॉन्ग वायलेंट स्टेज के नीचे बैठी थी। उसके चेहरे से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट 5 साल पहले से कहीं ज्यादा सच्ची थी। पेई यानरन की माँ दूसरी तरफ की बेंच पर बैठी थी, बिना एक भी शब्द बोले, बस चुपचाप अपनी बेटी को सफेद शादी के जोड़े में देख रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अब जब तुम ऊपर देखती हो तो तुम्हें क्या दिखता है? उसने ऊपर देखा, सामने आसमान की तरफ निगाह की, और हमारा आने वाला खुशहाल कल भी। शादी के बाद हमारी पहली सुबह। मेरी आंख खुली और मैं उठ गया। पर्दे से छनकर धूप कमरे में आ रही थी। मैंने पास में हाथ बढ़ाया। बेड का दूसरा हिस्सा खाली था। मैं घबरा गया। मैं तुरंत उठा और नंगे पैर बेडरूम से बाहर भागा। लिविंग रूम या किचन में कोई नहीं था। जब तक मैंने बालकनी की तरफ नहीं देखा, वह वहां एक चेयर पर बैठी थी। सुबह की धूप उसके बालों पर चमक रही थी। उसके हाथ में गर्म पानी का ग्लास था और वह चुपचाप दूर देख रही थी। मैं उसके पास गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरी इस अचानक हरकत पर वह हंस पड़ी और पीछे होकर मुझसे लिपट गई। मुझे बस जल्दी उठने की आदत है। यूके में 5 साल तक मैं हर रोज ऐसे ही जल्दी उठती थी। इतना जल्दी क्यों उठती थी? तुम्हारा इंतजार करने के लिए। मेरा इंतजार किस लिए? तुम्हारे शो के वीडियोस आने का इंतजार करने के लिए, तुम्हारे नए एल्बम के आने का इंतजार करने के लिए, तुम्हारे ओल्ड ड्रीम्स बजाने का इंतजार करने के लिए। वह थोड़ी देर के लिए रुकी। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी हो गई। हर रोज उठते ही सबसे पहले मैं ये देखती थी कि तुम कहाँ हो। ये बातें सुनकर मेरे दिल में सच में दर्द हुआ, लेकिन मुझे अंदर से बहुत अच्छा भी लगा। पिछले 5 साल से वह हर रोज उठते ही मुझे ढूंढती थी, जबकि मुझे उसका नाम तक याद नहीं था। मैं थोड़ा झुका और उसके सिर पर किस किया। अब से उठते ही सबसे पहले तुम्हें मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे ठीक पास ही सोया रहूंगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मेरी आस्तीन को जोर से पकड़ लिया और धीरे से हाँ कहा। इन द किचन मैंने उसके लिए एक बोल दलिया बनाया। उसने बोल पकड़ा और धीरे धीरे एक एक चम्मच खाने लगी। और मुझे अचानक चीचिन वान की कही हुई बात याद आई कि यूके में उसे जिंदा रहने के लिए लंबे समय तक ग्लूकोज चढ़वाना पड़ता था। मैं उसे दलिया खाते हुए देख रहा था। मेरा दिल दुख और प्यार से भर गया। धीरे धीरे खाओ, कोई जल्दी नहीं है। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जब तुम मुझे ऐसे देख रहे हो तो मैं जल्दी कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। मैंने अपना चेहरा घुमाया जैसे मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तिरछी नजर से उसे ही देख रहा था। उस शाम दलिया खत्म करने के बाद उसने सुकून की सांस ली। मेरा फोन बजा। यह टैंगचू का मैसेज था। चैन भाई, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। शादी की बहुत मुबारकबाद। क्या तुम उठ गए? क्या कल रात अच्छी नींद आई? मिस पे का मूड कैसा है? तुम दोनों ने नाश्ते में क्या खाया? मैंने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगला मैसेज तुरंत बाद आया। ठीक है बॉस जांग, अगले वेंसडे को आपका एक और परफॉर्मेंस है शंजन में। बेडीडी बेटी पेई ने पहले ही 3 साल के लिए आपका पूरा स्केड्यूल बुक कर लिया था। अब जब आप दोनों की शादी हो गई है तो क्या इस परफॉर्मेंस स्केड्यूल में कोई बदलाव करना है? मैंने फोन पेई यानरन को दे दिया। तुमने 3 साल के लिए मेरे सारे परफॉर्मेंसेस बुक किए हैं। अब हम क्या करें? उसने मैसेज की तरफ देखा और हंस पुडी डेची, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे शोज के लिए पैसे दिए हैं? क्या तुम पैसे वापस मांग रहे हो? मैंने मजबूरी में कहा। तो क्या अब मैं ऐसे ही तुम्हारे सहारे रहूंगा? उसने अपनी आईब्राउ उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी शरारत थी। पहले मैंने तुमसे ओल्ड ड्रीम्स बजवाने के लिए 5.2 मिलियन युआन खर्च किए थे। अब मैंने पूरे 3 साल के लिए तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। बताओ, ये अच्छी डील है या नहीं? 3 साल में टोटल कितने शोज हैं? उसने अपने दिमाग में हिसाब लगाया। लगभग 40 से ज्यादा शोज, हर शो के हिसाब से $150,000 से भी कम। तुम्हारी बुकिंग फीस बरच गई है, लेकिन मैंने पहले ही खरीद लिया था। अर्ली बर्ड प्राइस। तुमने ये बिजनेस की बातें कब से सीख ली?
यूके में सीखी थी। और कहाँ? मुझे एक कंपनी चलानी थी, इसलिए मुझे हिसाब लगाना सीखना पिडिड्डा। वह एक पल के लिए रुकी, उसकी आवाज़ नर्म हो गई। लेकिन मैंने खुद उन सारे परफॉर्मेंसेस को चुना था, हर स्टेज की जगह से लेकर हर एक गाने की लिस्ट तक, यहाँ तक कि ऑडियंस के बैठने की जगह तक। मैंने सब कुछ खुद चेक किया था। तुमने सब खुद चेक किया था? हाँ, जब मैं यूके में थी, हर परफॉर्मेंस से पहले मुझे वहाँ की एक रिपोर्ट मिलती थी, ये चेक करने के लिए कि साउंड सिस्टम, लाइटिंग और सेफ्टी का सब इंतजाम ठीक है या नहीं। मेरे साइन करने से पहले उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आवाज़ फिर से हल्की हो गई। मैं तुम्हारे साथ स्टेज पर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन मैं ये ध्यान रख सकती थी कि जब तुम स्टेज पे खड़े हो तो तुम्हारे आसपास की हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। पिछले 3 साल में 40 से ज्यादा परफॉर्मेंसेस। मुझे लगा कि ये सब किस्मत की वजह से था, लेकिन पता चला कि हर स्टेज के पीछे कोई मेरे लिए लाइट की एक एक केबल चेक कर रहा था, स्पीकर्स का एक एक स्क्रू चेक कर रहा था। तो तुम उस वक्त मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे चेहरे को प्यार से छुआ। उस वक्त मेरी माँ तुम्हें नहीं समझती थी। जंग फैमिली की मदद करने के लिए उनकी एक शर्त थी कि मुझे तुमसे मिलने की इजाजत नहीं होगी। मेरा दिल भर आया और मैंने उस लद्दकी को कस के गले से लगा लिया। ठीक उसी वक्त टैंगचू का एक और मैसेज आया। बॉस जंग, प्लीज मुझे जवाब दो। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। मुझे बताओ कि शंजन वाला शो हो रहा है या नहीं। पेई यनरन ने मेरा फोन ले लिया और सीधा एक वॉइस मैसेज भेजा। शंजन वाला शो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होगा और अगले महीने से सारे परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हम दोनों के नाम पर होंगे। जंगचेन की फीस पहले जितनी ही रहेगी। पेज एंटरटेनमेंट अब अलग से काम नहीं करेगा, बल्कि सीधा जंगचेन स्टूडियो के साथ साइन करेगा। तांगशू ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया। बेटी बेटी पेई बहुत समझदार है। अब मैं आप दोनों नए नए शादीशुदा लोगों को परेशान नहीं करूंगा। पेई यनरन ने फोन मुझे वापस दे दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। तुम्हारा असिस्टेंट काफी मजेदार है, ही बस बातें थोड़ी ज्यादा करता है, लेकिन काम के मामले में वह काफी भरोसेमंद है। मुझे पता है, वरना मैं उसे तुम्हारे पास रहने ही नहीं देती। तुमने ही टांगच्यू को मेरे पास भेजा था। उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, क्या तुम्हें लगता है कि एक आम म्यूजिक स्टूडेंट जो एक छोटे से पब से निकलकर सीधा बेडी डीढे इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंच गया, उसने यह सब अकेले ही कर लिया? पता चला कि मेरी हर कामयाबी के पीछे वही थी। चलो, हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ? ऑर्फनेज। ऑर्फनेज के गेट पर दो छोटी वाली एक छोटी लडी डिडकी सबसे पहले भागकर आई। उसने पेई अनरन के पैर को पगडीडी डेच लिया, फिर बड्डद्दी बड्डद्दी आंखों से मेरी तरफ देखा। दीदी, यह अंकल कौन है? पेई अनरन नीचे बैठी और लद्दद्दकी के सिर पर हाथ फेरा। ये मेरे पति हैं। छोटी लद्दद्दकी और भी हैरान हो गई। पति मतलब आपकी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। छोटी लड्डकी ने पेई अनरन को देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर अपना सिर थोड़ा टेढ़ा करके पूछा, दीदी, आपके बाल इतने सफेद क्यों हैं? पेई अनरन एक पल के लिए रुक गई और उसके पास खड्डे खड्डे। मेरा दिल बैठ गया। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैंने किसी का बहुत लंबा इंतजार किया है, इसलिए फिक्र करते करते मेरे बाल सफेद हो गए। छोटी लड्डकी ने बड़ी समझदारी से कहा, तो अब से आपको और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वह तो पहले से ही आपके पास हैं, तो आपके बाल फिर से काले हो जाएंगे ना? शायद ये मेरे बाल फिर से काले करने में मेरी मदद करेंगे। फिर तो काले होने के बाद ये सच में बहुत सुंदर लगेंगे। मैं नीचे बैठा और उस छोटी लड्डकी की आंखों में देखा। बिल्कुल बिल्कुल काले हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही बहुत सुंदर है। छोटी लड्डकी हंस पड़ी और बाकी बच्चों को बताने के लिए भाग गई। उनकी शादी हो गई है, उनके पति बहुत हैंडसम है। आंगन में अचानक से रौनक छा गई। बच्चों ने घेर लिया और खुशी से पूछने लगे, अंकल, आप क्या करते हो? क्या आपको बांसुरी बजाना आता है? क्या आप हमें बांसुरी बजाना सिखा सकते हो? पेई अनरन एक तरफ खड़ीधी होकर देख रही थी और खुशी से मुस्कुरा रही थी। दोपहर को जब बच्चे सोकर उठे, पेई अनरन और मैं आंगन में झूले पर बैठे थे। बहुत समय बाद ऐसी शांति महसूस हो रही थी। यूके में उन 5 सालों के दौरान हर दिन कंपनी के बोर्ड और शोज तैयार करने में निकल जाता था, और मैं हर दिन तुम्हारे बारे में खबर देखती थी। मैंने उसकी तरफ घूमकर देखा। अब तुम्हें खबर देखने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से किया। यह एक आदत बन गई है, इसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा, तो फिर आराम से इस आदत को बदलो, कोई जल्दी नहीं है। वैसे एक बात बताओ, एक और बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। क्या बात है? मैं हमेशा से इस अनाथाश्रम की मदद करती आई हूँ, पीई कॉरपोरेशन के नाम पर नहीं, बल्कि अपने खुद के नाम पर। हर महीने कुछ पैसे और जरूरत का सामान देती हूँ, जैसे कपड़े और किताबें। जब मैं यूके में थी तो मैं खुद यहाँ नहीं आ सकती थी, लेकिन पैसे भेजना मैंने कभी बंद नहीं किया। ये बच्चे बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला उनके परिवार ने किया था। मैं नहीं चाहती थी कि उनका हाल भी तुम्हारे जैसा हो, कि किसी नतीजे के लिए पूरे 5 साल इंतजार करना पड़े। मैंने एक तरफ से उसके चेहरे को देखा। ये लड़की खुद दुख में होते हुए भी दूसरों का दुख बांट रही थी। ठीक उसी वक्त अनाथाश्रम के दरवाजे से किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। चूजिंगयान दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में खिलौने से भरा एक बैग था। उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी। उसने कहा, मैं यहाँ कुछ दान करने आई हूँ। उसने पहले पेई अनरन को देखा और फिर मुझे।
वह अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। मैंने सुना था कि यहाँ सामान की जरूरत है, इसलिए मैं कुछ सामान ले आई। पेई यानरन खड़ी हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक और बढ़ गई थी। मिस क्षु यहाँ दान करने आई हैं। हाँ, वेन्यू के बारे में जो बात थी, मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और एक साफ बयान भी दे दिया है। मेरा अब पेई जिंगसिंग से कोई लेना देना नहीं है। पहले मिस्टर जांग के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मिस क्षु, आपको दान करने के लिए खुद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप बैंक से पैसे भी भेज सकती थीं। क्या आप खुद यहाँ अपनी सच्चाई दिखाने आई हैं, या आप चाहती थीं कि जांगचेन उन कफलिंग्स को देखे? मैं कोई दुश्मनी नहीं रख रही हूँ। जो आपने पे जिंगसिंग के साथ मिलकर किया था उसे मैंने पहले ही संभाल लिया है, और जो बयान आपने दिया है मैंने वह भी देख लिया है। लेकिन मिस इक्शु, दान करना कोई दिखावा नहीं होता। आपका यहाँ खिलौनों का बैग लेकर खड़े होना, इसे भलाई नहीं कहते, इसे नाटक करना कहते हैं। चू जिंगयान ने अपना होंठ चबाया और अपने हाथ में पकड़े बैग को जोर से दबाया। पे यानरन ने 2 सेकंड तक उसकी तरफ देखा, फिर घूमी और वापस झूले पर बैठ गई। तुम सामान यहीं छोड़ सकती हो, लेकिन अगली बार से खुद आने की जरूरत नहीं है। चुजिंग्यान दरवाजे पर खड़ी रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने सामान नीचे रखा, फिर घूमी और चली गई। उसके कदम आने के मुकाबले दुगुनी तेजी से चल रहे थे। आंगन में एक बार फिर शांति छा गई। पेई यानरन वापस अपने पुराने शांत रूप में आ गई थी। वह राय अब दूसरी बार नहीं आएगी। जो तुमने अभी कहा वह तो बोर्ड मीटिंग से भी ज्यादा सख्त था। बोर्ड मीटिंग एक लड़ाई लड़ने जैसा था, और यह उस लड़ाई के बाद मैदान को साफ करना है। क्या मैदान साफ करना हमेशा इतना जरूरी होता है? हाँ, यह बहुत जरूरी है। अगर मैदान को ठीक से साफ न किया जाए तो लोगों को हमेशा लगेगा कि उनके पास अभी भी एक मौका है। उसके पास अब कोई मौका नहीं है। इसलिए नहीं जो तुमने कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। उसने मेरी तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी आंखें नर्म हो गईं। हाँ, मुझे पता है। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वापस आते वक्त पेई यानरन ने अचानक अपना माथा सिकोड़ा। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपना पेट पकड़ लिया। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, शायद मैंने आज कुछ ज्यादा ही मीठा खा लिया। कौन सा मीठा? मैंने घबरा कर कहा। उसमें तो कोई मीठा नहीं था। उसने मुझे घूरा। दलिया नहीं, तुम हो। तुम इतने मीठे हो कि मेरा पेट इसे झेल नहीं पा रहा। मैं उसकी इस बात से बिल्कुल हैरान रह गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और फिर मैं जोर से हंस पड़ा। पेई यानरन, तुमने ऐसी बातें करना कब से सीख लिया? उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, जब मैं यूके में अकेली थी तब मैंने खुद ही इसकी प्रैक्टिस की थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके पेट को धीरे से सहलाने लगा। मेरे धीरे से सहलाने पर उसे थोड़ा दर्द हुआ। थोड़ा धीरे। मैंने अपना हाथ और हल्का कर दिया। तुम्हारे पेट का यह दर्द कब पूरी तरह ठीक होगा? उसने सीधा जवाब नहीं दिया। यह पिछले साल से बहुत बेहतर है। पिछले साल तो एक ब्रेड का टुकड़ा खाने पर भी मुझे उल्टी हो जाती थी। अब एक कटोरी दलिया खा पाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पिछले साल एक टुकड़ा ब्रेड खाने के बाद भी उल्टी हो जाती थी। मेरा दिल बहुत दुखा। वो कैसे दिन थे? यूके में बिल्कुल अकेली, कंपनी को संभालती रही और मेरे लिए रास्ता बनाती रही, और साथ ही एनोरेक्सिया की बीमारी से लड़ती रही। मेरी आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बस उसकी पीठ को सहलाता रहा। मेरे हाथ पहले से भी हल्के चल रहे थे। वो धीरे धीरे शांत हो गई और उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। शुक्रिया एचएन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक पति को तो यह करना ही चाहिए। उसके चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई। तुम कितनी आसानी से बोल लेते हो। क्या ये तुमने मुझसे सीखा है? जब तक हम अपार्टमेंट वापस पहुंचे शाम हो चुकी थी। वो कपड़े बदलने के लिए बेडरूम में चली गई। मैं लिविंग रूम में बैठ गया। तांगचो ने एक और मैसेज भेजा। बॉस जियांग, अगले वेंसडे को शेंजन स्टेडियम का इवेंट पक्का हो गया है। साउंड और लाइट का सिस्टम बिल्कुल ठीक है। पे येनरेन ने उस वेन्यू सर्वे रिपोर्ट को भी चेक किया है जिस पर आपने साइन किए थे। हर एक चीज पर लाल रंग से नोट्स लिखे हुए हैं। यहाँ तक कि स्टैंड्स के ढलान को भी चेक किया गया था। यह औरत सच में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने टांगशू को 2 शब्द लिखकर रिप्लाई किया। अपना मुंह बंद रखो। टांगशू ने तुरंत रिप्लाई किया। समझ गया। मैंने अपना फोन नीचे रखा और बेडरूम के दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा बंद नहीं था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी, जहां से उसकी कमर थोड़ी सी दिख रही थी। वो इतनी पतली थी कि मेरा दिल दुखने लगा। तभी मैंने अचानक ध्यान दिया। उसकी कमर के नीचे एक छोटा सा निशान था। मुझे याद नहीं था। मुझे ये बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। वो पीछे घूमी और उसने देखा कि मेरी नजर उसकी कमर पर है। उसने जल्दी से अपना हाथ नीचे किया और अपनी टी शर्ट को थोड़ा नीचे खींच लिया। शादी के दिन स्टेज टूट गया था। मैं तुम्हें बचाने के लिए भागी और लकड़ी के एक टुकड़े से मुझे खरोंच आ गई। मैं उसके पास गया और धीरे से उसकी टी शर्ट का कोना ऊपर उठाया। वो निशान बड़ा नहीं था, लेकिन उसका आकार अजीब सा था। मेरी उंगलियों ने उसे छुआ और वो थोड़ा सा कांप उठी। क्या यह मुझे बचाने की वजह से हुआ था? हाँ, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अब तुम्हें अपनी वजह से कभी चोट नहीं लगने दूंगा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छुआ। ठीक है। उसने अलमारी से एक पुरानी नोटबुक निकाली। उसका कवर पीला पड़ चुका था और उसके कोने फटे हुए थे। वो एक पल के लिए हिचकिचाई।
फिर भी उसने वो मुझे दे दी। तुम्हें शायद इसे देखना चाहिए। मैंने उसे लिया और खोला। तारीख 5 साल पहले की जून 9 थी। उसके प्लेन में बैठने के दूसरे ही दिन उस पर लिखा था, आज आयशचंद कहाँ है? वो अभी भी हॉस्पिटल में होगा। क्या वो अभी तक उठा है? क्या उसे मैं याद हूँ? दूसरा पेज पलटने पर जून 10। उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। टैंग चो ने कहा कि वो घर पर आराम कर रहा है। उसने मेरा बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। वो सच में मुझे भूल गया है। मैं पेज पलटता रहा। हर पेज का फॉर्मेट एक जैसा ही था। तारीख, आज एचन कहाँ है? उसने क्या किया? वो कैसा है? बाद वाले पेजेस धीरे धीरे बदलने लगे। उसमें मेरे परफॉर्मेंसेस के बारे में जानकारी लिखी थी। उसने वियना के म्यूजिक वेराइन में ओल्ड ड्रीम्स बजाया। मैंने लंदन के अपने अपार्टमेंट में इसे 3 बार सुना। उसने बर्लिन में एक सोलो रिसाइटल किया। उसके गानों की लिस्ट में मूनलाइट भी शामिल था। मूनलाइट मेरा सबसे पसंदीदा गाना है। उसने पेरिस म्यूजिक फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीता। जो रास्ता मैंने उसके लिए बनाया था वो आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। मैंने आखिरी के कुछ पेजेस पलटे। लिखावट जल्दी में और खराब होती गई थी, जैसे आखिरी पेज लिखने की बहुत जल्दी हो। तारीख पिछले महीने की थी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। उसने आखिरकार मेरे सामने ओल्ड ड्रीम्स बजाया। वो आखिरकार वापस आ गया है। मैंने नोटबुक बंद कर दी। मेरा गला दुख से भर गया। 5 साल, हर दिन और हर रात वो मुझे ढूंढ रही थी। मैंने नोटबुक नीचे रख दी, उसकी तरफ देखते हुए। क्या तुम इसमें हर रोज लिखती थी? उसने हाँ में सिर हिलाया। यह एक आदत बन गई थी और मैं सिर्फ यही कर सकती थी। मैं उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। अब तुम्हें और लिखने की जरूरत नहीं है। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पता है, लेकिन मैं इस नोटबुक को फेंकूंगी नहीं। इसने मेरे पिछले 5 साल संभाल कर रखे हैं। मुझे इसे रखना होगा। इसे रखो। मैं इसका हर एक पेज पढ़ना चाहता हूँ। उसने स्माइल किया। अब जब तुमने इसे पढ़ लिया है तो अभी भी एक पेज बचा है जो तुमने नहीं पढ़ा। मैं हैरान रह गया। क्या कुछ और भी है? नोटबुक के अंदर वाले कवर से उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला जो कई बार फोल्ड किया हुआ था। मैंने ये चिट्ठी 5 साल तक लिखी है। मैंने हर साल एक पैराग्राफ लिखा, लेकिन मैंने आखिरी पैराग्राफ कभी पूरा नहीं किया। मैंने नीचे देखकर पहला पैराग्राफ पढ़ा। आहचैन, अगर मुझे भूलने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे भूल जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। दूसरा पैराग्राफ। आहचैन, अगर तुम्हें मैं याद हूं तो मुझे ढूंढने आओ। मैं जिंग सिटी में हूँ, पेस कल्चर एंड टूरिज्म में, या फिर उस अनाथश्रम में, हर उस जगह जहां तुम मुझे देख सकते हो। तीसरा पैराग्राफ। आहचिन, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मुझे वह भी मंजूर है। मुझसे नफरत करते हो, बस मुझे भूलना मत। नफरत ही सही, कम से कम ये तो दिखाता है कि तुम्हें मैं याद हूँ। आखिरी पैराग्राफ की जगह खाली छोड़ी गई थी। आखिरी पैराग्राफ जो मैं लिखना चाहती थी वह था, अगर तुम वापस आते हो तो फिर कभी मत जाना। लेकिन मुझमें यह लिखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि वह वापस आएगा या नहीं। मैंने उसकी घबराई हुई आंखों में देखा और आखिर में खाली जगह पर एक लाइन लिख दी, मैं वापस आ गया हूँ, अब कभी नहीं जाऊंगा। आखिरकार उसके आंसू बह गए, रोने की वजह से नहीं, बल्कि सुकून की वजह से, पिछले 5 साल के सारे डर को भुलाते हुए। ऑक्शन, अब जब तुमने ये लिख दिया है तो इसे मिटाना मत। मैं इसे नहीं मिटाऊंगा। अगर मैंने कुछ भी मिटाया तो मैं इसका हर्जाना दूंगा। आंसुओं का हर्जाना नहीं दिया जा सकता, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैंने उसे जोर से गले लगा लिया। तो फिर मुझे इसे मिटाने पर मजबूर मत करना। उसने भी मुझे गले लगा लिया। खिड़की के बाहर शाम हो चुकी थी, लेकिन कमरे की लाइट्स अभी भी जली हुई थीं। लाइट के नीचे उसके सफेद बाल ऐसे लग रहे थे जैसे उसके कंधों पर चांदनी बिखरी हो। मैंने उसे देखा और अपने मन में सोचा, सफेद बाल भी ठीक है, काले बाल भी ठीक है, वह निशान भी ठीक है। डायरी हो या अधूरा खत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब इस बात का सबूत है कि उसने मेरा इंतजार किया, और अब आखिरकार मेरे पास ये हक है कि मैं खुद इस सबूत को हसीन यादों में बदल सकूं। लिविंग रूम में वापस आकर मेरा फोन फिर से बजा। यह टैंगचू का एक मैसेज था। बॉस, पेजिंग सिंह की कंपनी बंद हो गई है, लेकिन उसके पास अभी भी एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। आखिरी बार पैसे जिंग सिटी में ट्रांसफर किए गए हैं। हमें अभी तक पैसे पाने वाले का पता नहीं चला है, लेकिन वह रकम एक नई कंपनी शुरू करने के लिए काफी है। मैंने इस मैसेज को देखा और मेरी परेशानी थोड़ी बढ़ गई। पेजिंग सिंह के पास अभी भी एक बैकअप प्लान था। मेरा चेहरा देखकर पे यानरान ने पूछा, क्या हुआ? पेजिंग सिंह शायद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मैंने उसे अपना फोन दे दिया। उसने मैसेज पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तो उसे आने दो। वह मेरे कंधे पर सर रखकर बैठ गई। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। वैसे भी अब तुम मेरे साथ हो। लेकिन उसकी उंगलियों ने मेरी स्लीव को जोर से पकड़ रखा था, जैसे वह मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी। पेजिंग सिंह के बैंक ट्रांसफर का 3 दिन बाद चीचिंगवोन ने पता लगा लिया। पैसे पाने वाली एक नकली कंपनी थी, लेकिन पे यानरन उससे भी ज्यादा तेज निकली। पैसे आने से एक दिन पहले ही उसने अपने लॉयर से कहकर उस अकाउंट को फ्रीज करवा दिया। इससे पहले कि पेजिंग सिंह अपनी आखिरी चाल चलता, उसका रास्ता पहले ही बंद कर दिया गया था। चूजिंगयुन मेरे दोस्तों और जान पहचान के लोगों से दूर हो गई। मैंने वो कफलिंग्स नहीं पहने, लेकिन मैंने उन्हें फेंका भी नहीं। जब पे यानरन ने उस वेलवेट बॉक्स को देखा तो उसने बस एक बात कही,
इन्हें बाद के लिए रख लो। इसे उसकी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा समझ लो। तुम्हें उसकी दी हुई चीजों से कोई ऐतराज नहीं है? वह मुस्कुराई। उस वक्त फूलों को कुचलना तुम्हारे लिए लड़ना था। अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब मेरे पति हो। अब लड़ने के लिए बचा ही क्या है? 1 महीने बाद तांक्यू को आखिरकार पूरी सच्चाई पता चल गई। सच्चाई जानने के बाद वह हैरान होकर बोला, तो पिछले 5 साल में मेरी तरक्की और सैलरी का बढ़ना, वह सब भी बड़ी मालकिन पेई ने ही अप्रूव किया था। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि तुम्हारा असली बॉस कौन है। आधे साल बाद पेई यानरन पूरे शरीर के चेकअप के लिए गई। उसकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर थी। उसे बस इसी तरह अपना ध्यान रखना था। जब वह रिपोर्ट लेकर वापस आई तो उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन मैंने फिर भी उसे चुपके से चैन की सांस लेते हुए देखा। जिस दिन मदर पेइजिंग सिटी आई, पेई यानरन खुद उन्हें लेने एयरपोर्ट गईं। 5 साल पहले उन्होंने खुद अपनी बेटी को प्लेन में बिठाकर भेजा था। 5 साल बाद वह खुद फ्लाइट से आईं, एग्जिट पर खड़ी हुईं और अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। यानरन, मुझे तुमसे सिर्फ माफी ही नहीं मांगनी है। मदर पेई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पेई यानरन 2 सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर उनका हाथ पकड़ लिया। शाम के वक्त हम बालकनी में बैठे थे। उसके हाथों में वह पुरानी नोटबुक थी। आखिरी पेज जिस पर मैंने लिखा था, वह लाइन अभी भी वहां थी, मैं वापस आ गया हूँ, अब कभी नहीं जाऊंगा। उसने वह पेज खोला, उसकी उंगलियां थोड़ी देर रुकीं और फिर वह मुस्कुरा दी। तुम्हारी हैंडराइटिंग सच में बहुत खराब है। दूर से एक बांसुरी की आवाज गूंजी। ये वही स्पीकर था जिसे मैंने बंद नहीं किया था। 3 महीने बाद पेई यानरन के सफेद बाल फिर से काले होने लगे थे। मदर पेई ने पहली बार खुद मुझे खाने पर बुलाया। खाने के बीच में उन्होंने कहा, यह बच्चा अब से पेई परिवार का आधा हिस्सा है। पेई यानरन हैरान रह गई। मैंने तुरंत बीच में बोला, आंटी, यह मैं हूँ। अब मैं पूरी तरह से पेई फैमिली का हिस्सा हूँ। मुझे वह दिन याद है जब मैंने प्रपोज किया था। उस दिन मैंने उसका सबसे पसंदीदा म्यूजिक मूनलाइट बजाया, बिल्कुल वैसे ही लाइटिंग और ताजा फूलों के साथ जैसे 5 साल पहले था। बस इस बार प्रपोज करने वाला मैं था। पेई यानरन मुझे फूल देने के लिए स्टेज पर आई। मैंने फूल नहीं लिए। मैं तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। 5 साल पहले तुमने मुझे बचाया था, अब से तुम्हें बचाने की बारी मेरी है। यानरन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया और उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वह नीचे झुकी और उसने मुझे किस किया।